हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन साई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो भी कस्टम एंड एफटीपी का जो भी रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 4 शुरू करेंगे। एंड इसमें आपका जो भी बैलेंस रहेगा कस्टम में तो उसको हम खत्म कर लेंगे, जो कि रहेगा ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर एंड रिफंड चैप्टर। उसके बाद एफटीपी में आपका अमेंडमेंट आया है एंड उसमें क्वेश्चन भी चेंज हुआ है, तो इसलिए उसको एक अलग से पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो आज का पार्ट में हम ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रिफंड चैप्टर खत्म करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट देना है। ठीक है, कमेंट करना है, अच्छा लगे या बुरा लगे या कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन लगेगा कि हाँ स्टूडेंट सही से देख रहे हैं। ठीक है, एंड इसको आपको जल्दी इमीडिएटली जाकर कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड आपको मिल जाएगा ये बुक्स एंड क्वेश्चन बैंक जीएसटी का भी बुक्स, सब कुछ मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में। शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि स्टूडेंट के पास जितना पहुंचेगा उतना स्टूडेंट पास करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी से ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर शुरू कर देते हैं। जैसे आईटीसी है, ठीक है, जैसे आईटीसी है जीएसटी में, वैसे यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक जो भी आप ड्यूटी पेमेंट करते हैं तो वो ड्रॉबैक मिल जाता है। जैसे रिफंड जैसा है, रिफंड के लिए तो यहाँ पे एक चैप्टर है रिफंड, इसके बाद देखें, बट आईटीसी जैसा है, ड्रॉबैक मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 74 75 है। ठीक है, 74 75। तो यहाँ पे 74 में लगता है ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउएबल ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन गुड्स। तो यहाँ पे ड्रॉबैक कब अलाउ होगा, अगर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं ड्यूटी जो भी पेमेंट किए हैं। बट सेक्शन नंबर 75 ड्रॉबैक कब मिलेगा, अगर कोई भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। मीन्स यहाँ पे सेक्शन नंबर 75 में अगर आप कोई भी इंपोर्ट करके लाते हैं उसको आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में यूटिलाइज करते हैं, जिसके बाद फिनिश गुड्स को आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 75 का ड्रॉबैक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सेक्शन नंबर 74 ओनली आप इंपोर्ट करके लाते हैं, उसके बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, बट 75 में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे दी रिफंड ऑफ ड्यूटी और टैक्स और सेस, जो कि आईजीएसटी जीएसटी सेस पेड ऑन इंपोर्टेड ऑफ सच गुड्स। तो यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा जो भी ड्यूटी पेमेंट किए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे रिबेट ऑफ ड्यूटी एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस चार्जेबल ऑन एनी इंपोर्टेड और एक्साइजेबल मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स। तो यहाँ पे मेरे रिबेट मिलेगा, जो भी ड्यूटी का रिबेट मिलेगा, बट यहाँ पे एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी, आईजीएसटी नहीं आएगा इसमें, बट यहाँ पे आईजीएसटी जीएसटी सेस सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ गुड्स शुड बी एस्टेब्लिश, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आइडेंटिटी नहीं रहेगा कुछ भी। ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे ऑल गुड्स आर एलिजिबल हो जाता है। बट यहाँ पे सेक्शन नंबर 75 के लिए ओनली गुड्स जो कि स्पेसिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, वही ओनली एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है नेचर ऑफ गुड्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दी एक्सपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन इम्पोर्टेड एंड कस्टम ड्यूटी बी पेड देयर ऑन। तो यहाँ पे जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स वो इम्पोर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेड होना चाहिए। बट यहाँ पे जो भी गुड्स है एक्सपोर्टेड कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस होना चाहिए, जो भी इंपोर्टेड गुड्स और इंडिजीनियस इनपुट्स और बाय यूटिलाइजिंग इनपुट सर्विसेज। तो यहाँ पे जो भी गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किससे होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग किससे होना चाहिए या आपका प्रोसेसिंग किससे होना चाहिए, तो वो प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए इंपोर्टेड गुड्स या इंडिजीनियस इनपुट है। इंडिजीनियस इनपुट मीन्स पर्टिकुलर जो भी एरिया से हम उसको इनपुट करके लाते हैं, उसके बाद हम मेनली जो भी उसका सेटिस्फाई करना पड़ेगा कंडीशन कुछ रहता है, जैसे SCZ जैसा रहता है वैसे इंडिजीनियस कुछ एरिया का रहता है, उस एरिया से आपको इनपुट करके लाना पड़ता है, उसके बाद उसका कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। आपका सिलेबस में नहीं है, बट आप इतना याद रखिए कि इंडिजीनियस इनपुट अगर होगा उस कुछ स्पेशल जो भी एरिया है उसको बोलते हैं इंडिजीनियस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी एक्सपोर्ट करेंगे वो गुड्स कहाँ से होना चाहिए, वो गुड्स होना चाहिए आपका जो भी इंपोर्टेड गुड्स या इंडिजीनियस गुड्स या इंपोर्टेड जो भी सर्विसेज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पे कितना मिलेगा, रेट क्या रहेगा ड्यूटी ड्रॉबैक का, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 74 में दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 1 में बोल रहा है अगर आप विदाउट यूज अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स कोई भी परचेज करके लाए हैं, कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि आपको 98% मिल जाएगा। ठीक है, 98% मिल जाएगा, जो भी ड्यूटी पेमेंट किए हैं उसका 98% मिल जाएगा, आपका ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। बट सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिड्यूस रेट में यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। हम आगे देखेंगे रिड्यूस रेट कितना रहेगा, जहाँ पे मीन्स परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा और क्या। बट यहाँ पे सेक्शन नंबर 75 में आपका रेट रहता है जैसे ऑल इंडस्ट्री रेट रहता है, जो कि नॉर्मली सब एक्सपोर्टर के ऊपर लगता है। उसके बाद ब्रांड रेट रहता है जिसके ऊपर नो AIR, जिसके ऊपर फिक्स नहीं होता है, तो वहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ब्रांड रेट में मिलता है। ठीक है, जिसके ऊपर ऑल इंडस्ट्री रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद है स्पेशल ब्रांड रेट के लिए, वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकता है जो भी इंपोर्टर है, व्हेन जो भी फिक्स किए हैं AIR ऑल इंडस्ट्री रेट है वो अगर लेस देन 80% ऑफ द एक्चुअल ड्यूटीज अगर हो जाएगा, तो वहाँ पे अगर 80% से अगर कम ड्यूटी ड्रॉबैक उसको मिल रहा है तो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है स्पेशल ब्रांड रेट के लिए। ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है इंपोर्टर फॉर स्पेशल ब्रांड रेट के लिए। उसके बाद है टाइम पीरियड फॉर एक्सपोर्ट के लिए क्या रहेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो यहाँ पे 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी और एक्सटेंडेड टाइम बाय बोर्ड अंडर सेक्शन नंबर 74 सब सेक्शन 1 में। तो यहाँ पे 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट मेनली यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड
1.5 ईयर और 4 ईयर फॉर सबसेक्शन 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो है, एक तो अगर आप विदाउट यूज अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए टाइम पीरियड है 2 ईयर है, बट अगर यूज करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1.5 ईयर और 4 ईयर, जो भी हम आगे जाकर देखेंगे। एंड यहाँ पे कोई भी सेक्शन नंबर 75 के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगेगा तो वहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन का कोई भी रिक्वायरमेंट है क्या? यहाँ पे तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे देयर शुड नॉट बी नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, एंड मिनिमम वैल्यू एडिशन मस्ट बी अचीव होना चाहिए इफ स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स आप इंपोर्ट करके ला रहे हैं 100 रुपया का गुड्स, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करके 90 रुपीज़ में अगर सेल करोगे तो वहाँ पे नेगेटिव लॉस करके कभी एक्सपोर्ट करेंगे तो चलेगा क्या? या अगर कोई भी स्पेसिफाइड रेट अगर वैल्यू एडिशन अगर होगा तो वहाँ पे उसको अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। उसका यूज, तो यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स आर टेकन इन टू यूज एंड देन एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स अगर आप करके लाते हैं उसके बाद यूज़ करके अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 74 सब सेक्शन 2 में मेनली यूज़ करके एक्सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे इफ़ द गुड्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंपोर्टेड मटेरियल आर यूज इन इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप गुड्स ला रहे हैं उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके बाद इंडिया में यूज़ करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आउटसाइड इंडिया कोई भी यूज़ नहीं चलेगा। उसके बाद रियलाइजेशन, तो यहाँ पे कोई भी रियलाइजेशन के लिए कंडीशन है क्या? नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है। बट यहाँ पे रियलाइजेशन इन फॉरेन एक्सचेंज इज मस्ट, तो यहाँ पे रियलाइजेशन चाहिए ही चाहिए। इफ एक्सपोर्टर फेल्स टू रियलाइज द फॉरेन एक्सचेंज देन ड्यूटी ड्रॉबैक पेड बिकम इरिकवरेबल विद रिकवरेबल विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन कंपलसरी है, अगर आप रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे रियलाइजेशन करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है रूल्स फ्रेम, तो यहाँ पे रूल है क्या? तो यहाँ पे री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ड्रॉबैक कस्टम ड्यूटी रूल है 1995 में, एंड यहाँ पे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल है 2017। दोनों रूल हम पढ़ेंगे आगे जाकर। उसके बाद एक्सपोर्ट आज बैगेज, तो यहाँ पे गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड और बैगेज हम आज बैगेज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आज बैगेज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सिचुएशन क्या है? तो यहाँ पे सिचुएशन जो भी देख लेते हैं, जनरल एक्सपोर्ट ऑफ कार्गो, जनरल एक्सपोर्ट ऑफ कार्गो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन में हम आज बैगेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो बैगेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बाय पोस्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका जनरल एक्सपोर्ट ऑफ कार्गो हम यहाँ पे बैगेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल एक्सपोर्ट ऑफ कार्गो में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट बाय पोस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे बैगेज एक्सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं सेक्शन नंबर 75 में, क्योंकि 75 में हमको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ रहा है, तो डायरेक्टली हम बैगेज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस कवरेज ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ओनली रिफंड होता है, बट यहाँ पे कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स सब कुछ रिफंड मिल जाता है, जो भी सब दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अदर पॉइंट देख लेते हैं, सेक्शन नंबर अदर पॉइंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 73 74 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन 1 एंड ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे 74 में तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, दो क्राइटेरिया मीन्स 74 सबसेक्शन 1 में आप विदाउट यूज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट सबसेक्शन 2 में आप यूज करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे एप्लीकेबल कब लगेगा? ये आपका सबसेक्शन 1 कब लगेगा? तो यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स अगर एक्सपोर्टेड कर रहे हैं विदाउट यूज, बट सबसेक्शन 2 अगर इंपोर्टेड गुड्स अगर एक्सपोर्टेड कर रहे हैं आफ्टर यूज फॉर सम पीरियड के लिए, तो वहाँ पे सबसेक्शन 2 लगेगा, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसके बाद रेट यहाँ पे क्या रहेगा? तो रेट मेनली 98% लगता है, एंड यहाँ पे रिड्यूस रेट में ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। टाइम पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट यहाँ पे 2 ईयर रहता है, बट यहाँ पे 1.5 ईयर से लेकर 4 ईयर तक यहाँ पे रहता है टाइम पीरियड, उसके अंदर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कंडीशन आज टू कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए? तो यहाँ पे नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड, यहाँ पे ड्रॉबैक नहीं अलाउ होगा अगर जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू अगर लेस देन हो जाएगा वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 75 में अगर जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू अगर लेस हो जाएगा इंपोर्टेड वैल्यू से, जो कि मैं एग्जाम्पल दिया था, अगर आप इंपोर्ट करके लाते हैं 100 रुपया बट एक्सपोर्ट कर रहे हैं 90 रुपीज़, तो वहाँ पे कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट वैल्यू अगर नॉट मोर देन जो भी स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट मटेरियल यूज, तो यहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू अगर वो कम हो जाएगा, किससे? जो भी नोटिफाइड परसेंटेज ऑफ द इंपोर्टेड मटेरियल यूज, वही है जो भी इंपोर्टेड मटेरियल यूज जितना हुआ है उससे अगर कम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन है, ये इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 19/1965 है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि लिस्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट एंटाइटल टू ड्रॉबैक एट ऑल, तो यहाँ पे कुछ गुड्स दिया है जो कि ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर दे आर यूज आफ्टर इंपोर्टेशन, अगर वो एक बार यूज हो जाते हैं इंपोर्ट के बाद, अगर इंडिया में यूज हो जाते हैं तो वहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। जो कि वेयरिंग अपैरल, टी चेस्ट, एक्सपोर्ट सिनेमाटोग्राफिक फिल्म पास्ड बाय बोर्ड, ओनली आप याद रखिए एक्सपोर्ट सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है, एंड दूसरा है ऑन एक्सपोर्ट फोटोग्राफिक फिल्म पेपर या प्लेट्स एक्सरे फिल्म से, ठीक है। तो यहाँ पे वेयरिंग अपैरल है, टी चेस्ट है, एक्सपोर्ट सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है या ऑन एक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म है या पेपर प्लेट्स एक्सरे फिल्म से, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार एंड
एनी गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल पर्पज या प्राइवेट यूज। तो यहाँ पे अगर मोटर कार या कोई भी अगर गुड्स अगर इंपोर्ट करके लाता है इंडिविजुअल इंपोर्टर फॉर पर्सनल पर्पज, तो यहाँ पे 3 चीज़ याद रखिए। एक तो आपका मोटर व्हीकल है, पहला है मोटर कार है, मोटर व्हीकल मीन्स मोटर कार है, दूसरा है इंपोर्टर जो कि इंडिविजुअल होना चाहिए, एंड तीसरा है पर्सनल या प्राइवेट पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, तब भी ये वाला यहाँ पे ड्रॉबैक लगेगा। तो यहाँ पे ड्रॉबैक कितना मिलेगा, तो ड्रॉबैक जो भी रेट रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा मोटर कार या कोई भी रिड्यूस हो जाएगा 4%, 3%, 2.5% या 2% फॉर यूज ईच क्वार्टर के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के लिए 4% रिड्यूस हो जाएगा, सेकंड ईयर के लिए आपका 3% रिड्यूस हो जाएगा फॉर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए, थर्ड ईयर के लिए 2.5% रिड्यूस हो जाएगा, फोर्थ ईयर के लिए आपका 2% रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पर क्वार्टर के लिए 4%, 3%, 2.5%, 2% रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के लिए, ठीक है। इतना याद रखिए। उसके बाद फोर्थ ईयर के बाद आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर वो मोटर व्हीकल है एंड इंडिविजुअल है इंपोर्टर एंड वो पर्सनल पर्पज के लिए इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अदर सिचुएशन में कितना यहाँ पे मिलेगा ड्रॉबैक, तो अदर सिचुएशन में जो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टोटल 100% है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 साल यूज़ किया है, 2 साल यूज़ किया है, तो 2 साल के लिए फर्स्ट 2 साल के लिए क्या रहेगा पर क्वार्टर 4% करके, ठीक है, 4% करके, तो 4 क्वार्टर रहता है, तो यहाँ पे 16% है। उसके बाद है सेकंड ईयर भी यूज़ किया है, तो सेकंड ईयर का फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3% है, तो यहाँ पे 4 क्वार्टर यूज़ किया है, तो यहाँ पे 12% है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर देंगे 28%। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से हम 28% रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पे ड्रॉबैक कितना मिलेगा, तो ड्रॉबैक मिलेगा आपको 72% ड्रॉबैक मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ, यहाँ पे अगर वो मोटर कार नहीं है या इंडिविजुअल नहीं है या पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं है, कोई भी अगर पर्पज सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला क्या दिया है, तो अगर नॉट मोर देन 3 मंथ के लिए हम अगर यूज़ नहीं किए हैं, मीन्स 3 मंथ के अंदर अगर हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे 95% हमको मिल जाएगा पूरा ड्यूटी ड्रॉबैक। उसके बाद अगर हम यूज़ किए हैं 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक, तो वहाँ पे 85% हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। उसके बाद है 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक, तो वहाँ पे 75% यहाँ पे मिल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक। उसके बाद 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक 70%, उसके बाद 12 मंथ से लेकर 15 मंथ तक 65%, 15 मंथ से लेकर 18 मंथ तक 60%, उसके बाद 18 मंथ के बाद कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखोगे, तो आपका 9 मंथ तक आपका रहेगा 5% रिड्यूस होकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तक रहेगा, 3 मंथ तक रहेगा 95, उसके बाद 3 से 6 रहेगा 85%, उसके बाद आपका 6 से 9 तक यहाँ पे रहेगा आपका 75%, उसके बाद 9 के बाद आपका हो जाएगा 5% करके, ठीक है। 9 से 12 आपका रहेगा 70, 12 से 15 रहेगा 65 एंड 15 से 18 रहेगा यहाँ पे 60। तो यहाँ पे फर्स्ट 9 मंथ के लिए 10% रिड्यूस होते जाएगा एंड उसके बाद नेक्स्ट 9 मंथ के लिए आपका रहेगा 5% रिड्यूस होते होते जाएगा, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाता है आपका सेक्शन नंबर 74 के रिलेटेड। उसके बाद सेक्शन नंबर 75 के रिलेटेड यहाँ पे जो भी मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक है, उसके लिए कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल है 2017 है, ये सेक्शन नंबर 75 के लिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 75 के लिए है, उसके लिए रूल्स है, ठीक है। तो ये रूल में रूल नंबर 2 से शुरू कर देते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या दिया है, एक्सपोर्ट मीन्स क्या है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, और टेकिंग आउट ऑफ ए प्लेस इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू एसईजेड को अगर भी जाएगा, एंड इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ स्टोर्स फॉर यूज ऑन ए बोर्ड और वेसल और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग्स टू ए फॉरेन पोर्ट और एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का मीनिंग मेनली दिया है। उसका रूल नंबर 3 क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रूल नंबर 3 दिया है कि ऑल इंडस्ट्री रेट AIR इज फिक्स बाय ड्रॉबैक डायरेक्टर मेनली फिक्स करता है AIR। इट इज यूजुअली फिक्स होता है बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जो भी FOB वैल्यू होता है उसी बेसिस में यहाँ पे परसेंटेज फिक्स होता है AIR। ड्रॉबैक इज लिमिटेड टू इंसिडेंस ऑफ ड्यूटीज ऑन इनपुट यूज या रेमांड सेंट्रल एक्साइड ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर जनरेशन ऑफ कैप्टिव पावर फॉर मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। तो यहाँ पे जो भी आपका रहेगा ड्रॉबैक, ये लिमिटेड हो जाता है इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी तक, ठीक है, जो भी इनपुट यूज होता है या रेमानेंट सेंट्रल यूज जो भी लगता है सेंट्रल गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपका ड्रॉबैक मेनली इंसिडेंस जो भी ड्यूटीज है उतना आपको मिल जाएगा ड्रॉबैक, बट कुछ स्पेशल एक्साइड ड्यूटी लग जाता है जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइड ड्यूटी जितना पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे भी ड्रॉबैक मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 4 दिया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज द अमाउंट और रेट्स डिटरमाइंड अंडर रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में जो भी रेट है वो रिवाइज कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर सब कुछ होता है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। रूल नंबर 5 है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेवेंट डेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक के लिए, तो यहाँ पे रिलेवेंट डेट क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेवेंट डेट क्या रहेगा फॉर डेट ऑफ एप्लीकेशन के लिए एंड रेट ऑफ ड्रॉबैक के लिए। तो यहाँ पे रिलेवेंट डेट हम क्या लेंगे, साल, गुड्स एक्सपोर्टेड बाय फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सपोर्ट और शिपिंग बिल। तो जिस दिन फाइल करते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल, उस दिन को हम मानते हैं रिलेवेंट डेट, ठीक है। एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेट एक्सपोर्ट और लेट शिप ऑर्डर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेट है, पहला है हम यहाँ पे डेट रिलेवेंट डेट क्या मानेंगे, गुड्स के लिए, गुड्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर फाइल कर रहे हैं थ्रू
बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल अगर फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलेवेंट डेट मानेंगे जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर या शिप ऑर्डर जिस दिन फाइल होता है। बट अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू शिप पोस्ट तो वहाँ पे क्या होगा, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स टू द पोस्टल अथॉरिटीज। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन के टाइम जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर या लेट शिप ऑर्डर जिस दिन फाइल होता है। बट जब पोस्ट के थ्रू अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जिस दिन डिलीवरी हम करते हैं गुड्स किसको, जो भी पोस्टल अथॉरिटीज़ को, तो उस दिन का हम रिलेवेंट डेट मानेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 6 क्या दिया है, रूल नंबर 6 दिया है केसेस वेयर AIR नॉट बिन डिटरमाइन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड रेट आ जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि केसेस जहाँ पे जो भी AIR अगर वहाँ पे डिटरमाइन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए है ब्रांड रेट। ठीक है, ब्रांड रेट देखेंगे। तो यार नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक अगर डिटरमाइन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे एक्सपोर्टर विद इन 3 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट डे वो फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ और रेट ऑफ ड्रॉबैक अप्लाई टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। तो यहाँ पे अगर जो भी अगर कोई भी ड्रॉबैक अगर वो डिटरमाइन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे 3 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट डेट से तो वो अप्लाई करेगा प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को अप्लाई करेगा फॉर ब्रांड रेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम पीरियड, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है अथॉरिटी। पीरियड ऑफ एक्सटेंशन कितना पीरियड यहाँ पे एक्सटेंशन कर सकते हैं एंड व्हिच कैन बी अलाउड बाय द अथॉरिटी, तो यहाँ पे अलाउड करेगा अथॉरिटी। या फी कितना पेमेंट करना पड़ेगा फॉर एक्सटेंशन के लिए, तो यहाँ पे ये जो 3 मंथ को कौन एक्सटेंड करा सकता है, तो यहाँ पे जो 3 मंथ को ACDC फर्दर 3 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर 3 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसको देना पड़ेगा 1% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और 1000 व्हिच एवर लेस उसको देना पड़ेगा फी फॉर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर यहाँ पे 6 मंथ यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहेगा 3+3 रहेगा एंड यहाँ पे रहेगा 3+3+6। ये जो 6 मंथ एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा किसको, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को देना पड़ेगा एंड वो फी कितना देंगे 2% ऑफ FOB वैल्यू और 2000 व्हिच एवर लेस फी देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेनली 3 मंथ एक्सटेंड करा सकते हैं, ये 6 मंथ एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 7 दिया है कि केसेस वेयर AIR फिक्स्ड इज लो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल ब्रांडेड। तो जो भी केसेस में AIR जो भी फिक्स हुआ है अगर वो लो होता है मीन्स 80% ऑफ दी जो भी ड्यूटी पेड उससे अगर कम होगा तो वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं स्पेशल ब्रांड रेट के लिए। तो यार AIR अगर लेस देन 80% ऑफ द ड्यूटीज पेड तो वहाँ पे एक्सपोर्टर को विद इन 3 मंथ के अंदर जो भी रिलेवेंट डेट्स है उसको अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को फॉर फिक्सेशन ऑफ एनी रेट और अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक के लिए। हाउएवर नो सच एप्लीकेशन कैन बी मेड वेयर क्लेम और ड्रॉबैक अंडर रूल नंबर 3 और 4 अगर मेड। तो यहाँ पे स्पेशल जो भी ब्रांड रेट के लिए वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा 3 मंथ फ्रॉम दी डेट ऑफ जो भी रिलेवेंट डेट से। बट यहाँ पे स्पेशल ब्रांड रेट के लिए वो एप्लीकेशन नहीं दे पाएगा अगर वो ऑलरेडी उसके ऊपर लगता है जो भी AIR लगता है या अगर उसके ऊपर ब्रांड रेट अगर लगता है तो वहाँ पे वो स्पेशल ब्रांड रेट के ऊपर नहीं जा पाएगा। मीन्स अगर वो एप्लीकेशन दिया होगा फॉर AIR या ब्रांड रेट के लिए अगर एप्लीकेशन दिया होगा तो वहाँ पे वो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए वो एप्लीकेशन नहीं दे पाएगा, उसको फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्पेशल ब्रांड रेट के लिए। ये सब नहीं आता है फिर भी ये रूल का पार्ट है तो इसलिए हम डाल दिए हैं। ठीक है, जिससे आप नहीं बोलेंगे कि कुछ छूट गया है आपका एग्जाम टाइम में, सब कुछ कवर करके आपको जाना पड़ेगा, 100% कवर करके जाना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे आपका सिलेक्टिव नहीं है, ABC एनालिसिस नहीं है, आपको पूरा ABC एनालिसिस कर सकते हैं बट सिलेक्टिव कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, रूल नंबर 8 है। ठीक है, रूल नंबर 8 है। टीचर लोग क्या करते हैं बुक को इतना मोटा कर देते हैं कि उनको लगता है कि उनका जो भी एनालिसिस रहता है उसको डाल देते हैं। वो एनालिसिस से क्या आपको फर्क पड़ेगा, आपको ओनली समझना चाहिए प्रोविजन क्या बोला है एंड क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो एनालिसिस उनका जो एनालिसिस सब कुछ डाल देते हैं, कस्टम बुक को 200 पेजेस बना देते हैं। थोड़ी होगा क्या, कस्टम FTP को 200 ये आपका 50 पेजेस या 60 पेजेस आपका लगभग 300 पेजेस बना देते हैं। 30 मार्क के लिए 300 पेजेस पढ़ना पड़ेगा बट हमारा बुक है 65 पेजेस का है, इसको पढ़िए 30 मार्क पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 8 है ना, हाँ रूल नंबर ये आपका रूल नंबर 8 है। तो रूल नंबर 8 क्या दिया है कि नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक शाल बी डिटरमाइन इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स, जो कि रूल नंबर 6 या 7 में कवर अगर हो जाता है। तो जो कि रूल नंबर 6 या 7 में अगर वो कवर हो जाता है उसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ ड्रॉबैक नहीं डिटरमाइन हो सकता है। तो अगर वो रूल नंबर 6 या 7 में अगर जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू अगर लेस देन हो जाता है इंपोर्टेड मटेरियल, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट वैल्यू अगर इंपोर्ट वैल्यू से अगर कम होगा तो वहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, लॉस में एक्सपोर्ट करेंगे क्या, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। या अगर वो नॉट मोर देन जी जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज हुआ है उसमें इंपोर्ट के टाइम जो भी स्पेसिफाइड मटेरियल यूज हुआ है उससे अगर कम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नहीं चलेगा, लॉस में नहीं चलेगा। ठीक है, चाहे वो स्पेसिफाइड परसेंटेज हो या जो भी इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू से अगर कम होगा तो वहाँ पे नहीं चलेगा, ये रूल नहीं लगेगा। उसके बाद रूल नंबर 9 है कि ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट और रेट डिटरमाइन अंडर रूल नंबर 3 शाल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो भी ड्रॉबैक है वो 1/3 से कम होना चाहिए। 1/3 किसका, मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट का 1/3 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, ज़्यादा नहीं है वो कम होना चाहिए 1/3 से। ठीक है, मैक्सिमम 1/3 मिलेगा। उसके बाद रूल नंबर 16 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है
वेयर एन एक्सपोर्टर फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक पेड टू हिम, अगर वो लेस देन हो जाता है जो कि वो एंटाइटल होता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट और रेट डिटरमाइंड बाय सीजी, देन ही प्रीफर फॉर सप्लीमेंट्री क्लेम। तो यहाँ पे अगर एक्सपोर्टर को लगता है कि जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक वो मिला है उसको वो कम है, तो वहाँ पे वो सप्लीमेंट्री क्लेम के लिए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अप्लाई कर सकता है। तो सप्लीमेंट्री क्लेम क्या रहता है, तो सप्लीमेंट्री क्लेम के लिए 3 मंथ के अंदर वो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जो भी AIR के लिए ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए जब आता है नोटिफिकेशन, उसका 3 मंथ के अंदर वहाँ पे सप्लीमेंट्री रेट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एंड उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, मीन्स एक्सटेंशन क्या रहेगा, एक्सटेंडिंग अथॉरिटी कौन है, पीरियड क्या रहेगा एक्सटेंशन का, एंड फी कितना रहेगा, वही है SCDC। यहाँ पे 9 मंथ यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स 3 पहले से था, यहाँ पे 9 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए फी देना पड़ेगा 1% ऑफ एफओ वैल्यू और 1000 विच एवर इज लेस। एंड उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं 6 मंथ, जो कि 3 मंथ था, और 9 मंथ ऊपर वाला मिल जाता है, प्लस 6 मंथ यहाँ पे एक्सटेंड करा सकते हैं। बट यहाँ पे फी देना पड़ेगा 2% ऑफ एफओ वैल्यू और 2000 विच एवर इज लेस, यहाँ पे फी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 18 है। रूल नंबर 18 है कि रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीज आर नॉट रियलाइज। तो यहाँ पे रिकवरी हो जाएगा ड्रॉबैक जो भी मिला है, अगर यहाँ पे रियलाइज नहीं होता है जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, तो एक्सपोर्ट अमाउंट आपको रियलाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका ड्रॉबैक क्या होगा, रिकवरी हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक रिकवर हो जाएगा वेयर ओनली पार्ट ऑफ सेल प्रोसेस अगर रियलाइज होता है। तो यहाँ पे अगर रियलाइज नहीं होता है तो वहाँ पे आपका जो भी रिकवर हो जाएगा ड्रॉबैक। अगर पार्टली अगर वहाँ पे रियलाइज होता है तो पार्टली रिकवर हो जाएगा। तो कितना रिकवर हो जाएगा ड्रॉबैक, तो अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक रिकवर हो जाएगा अगर पार्टली वहाँ पे रियलाइज होता है। तो जो भी सेल प्रोसेस नॉट रियलाइज ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ सेल प्रोसेस मल्टीप्लाई हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक पेड। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली मेनली अगर प्रोपोर्शनली यहाँ पे रियलाइज होता है तो प्रोपोर्शनली वहाँ पे ड्रॉबैक रिकवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होया दी सेल प्रोसेस आर रियलाइज बाय द एक्सपोर्टर आफ्टर दी अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम हिम, he produces evidence about such realization within 3 months, extension by 9 months by principal commissioner या commissioner from the date of realization of sale proceeds, the amount of drawback so recover shall be repaid। तो यहाँ पे अगर रिकवर जब हो जाता है ड्रॉबैक, उसके बाद अगर वो रियलाइज करके ले आता है तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन देगा 3 मंथ के अंदर कि हाँ मैं अभी रियलाइज करके ले आया हूँ, मेरे को जो भी ड्रॉबैक ले गए थे आप लोग मेरे को दे दीजिए। एंड वो जो 3 मंथ एप्लीकेशन का पीरियड उसको प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर एक्सटेंड करा सकते हैं 9 मंथ फर्दर। ठीक है, ये आपका रहता है रूल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन अगर करेंगे उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा एंड क्लियर हो जाएगा डाउट। उसके बाद सेक्शन नंबर 75A इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर एनी ड्रॉबैक पेबल टू ए क्लेमेंट अंडर सेक्शन नंबर 74-75, अगर वो पेड नहीं करते हैं विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक, देयर शाल बी पेड टू क्लेमेंट इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इंटरेस्ट at the percentage from the date after the expiry of the said period of 1 month till the date of payment। तो यहाँ पे जो भी रेट यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं हुआ है तो यहाँ पे मेनली इंटरेस्ट लग जाएगा, मेनली लग जाएगा आपका 6% मेनली इंटरेस्ट लग जाता है अगर 1 मंथ के अंदर अगर वो नहीं। उसके बाद वेयर एनी ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू द क्लेमेंट इरोनियसली, अगर ज़्यादा ड्रॉबैक दे दिए हैं तो वहाँ पे उसको रिफंड करना पड़ेगा 2 मंथ के अंदर, उसको देना पड़ेगा जो भी ड्यू है, नहीं तो 15% लग जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक टू द क्लेमेंट टिल द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ सच ड्रॉबैक। ठीक है, 15% लग जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 76 है प्रोविजन एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रॉबैक। तो यहाँ पे प्रोविजन एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रॉबैक है, तो यहाँ पे नो ड्रॉबैक अलाउड नहीं होगा अगर गुड्स जो भी यहाँ पे ड्रॉबैक जिसके रिलेटेड हम क्लेम कर रहे हैं उसका मार्केट प्राइस अगर लेस देन हो जाता है अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, मीन्स जिस गुड्स के ऊपर हम ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हैं उसका अगर जो भी मार्केट प्राइस अगर वो लेस हो जाएगा ड्रॉबैक का अमाउंट से, तो वहाँ पे क्या वो ड्रॉबैक देंगे, आपका तो मार्केट प्राइस ही कम है ड्रॉबैक से, तो वहाँ पे ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद है अगर ड्रॉबैक का अमाउंट अगर 50 रुपीज़ से कम है तो वहाँ पे ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्रॉबैक इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर लाइकली टू बी स्मगल अगर होगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, तो वहाँ पे ड्रॉबैक अलाउ नहीं करेगा। अगर कोई भी गुड्स के रिलेटेड अगर ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हैं बट वहाँ पे वो गुड्स स्मगल होने जा रहे हैं तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन अगर इशू करता है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा ड्रॉबैक। ठीक है, तो उसके बाद है वेदर ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी क्लेम्ड ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा क्या, ऑब्वियसली मिल जाएगा, क्योंकि ये हम नहीं लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग के लिए, ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए नहीं लेते हैं, सो यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 67 में मिल जाएगा। उसके बाद है री एक्सपोर्ट मस्ट बी डन बाय सेम पर्सन who has earlier imported goods, if goods change in India after importation then exporter cannot claim benefit of duty drawback। तो यहाँ पे जो भी री एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट करके लाए थे उसके बाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो गुड्स जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पर्सन सेम होने चाहिए। ठीक है, वो पर्सन सेम होने चाहिए, अगर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एंड गुड्स भी सेम होना चाहिए, मीन्स गुड्स एंड पर्सन दोनों सेम होना चाहिए, अगर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक। उसके बाद है एक केस स्टडीज है इसके रिलेटेड सन इंडस्ट्रीज है एंड दूसरा है राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड के रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन विल एक्सपोर्ट बी सेट टू बी कंप्लीटेड एंड एक्सपोर्टर विद एलिजिबल टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक। तो यहाँ पे कब एक्सपोर्ट हम मानेंगे जैसे कंप्लीट हो गया है एंड जो भी एक्सपोर्टर वो क्लेम कर सकता है, एलिजिबल हो सकता है फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोला है कि एक्सपोर्ट
के मीन्स क्या है? एक्सपोर्ट का मीन्स है कि टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो इंडिया से लेकर अगर आउटसाइड इंडिया को चला जाते हैं कुछ गुड्स, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। ऑल्सो मीन्स से प्लस हाई सी को भी, अगर हाई सी को भी ले जाएंगे इंडिया के बाहर तो वहाँ पे भी एक्सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका टेरिटोरियल वाटर यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका इंडियन कस्टम वाटर खत्म होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ ले जाएंगे तो वहाँ पे तो एक्सपोर्ट मानेंगे, या अगर जो भी यूएसए को अगर ले जाएंगे तो वहाँ पे तो एक्सपोर्ट मानेंगे। यूएसए को ले जाएं या कोई भी हाई सी को अगर ले जाएंगे, कोई भी अगर इंटरमीडिएट पोर्ट अगर नहीं हो तो भी अगर हाई सी को ले जाएंगे तो वहाँ पे भी एक्सपोर्ट उसको मानेंगे, ठीक है। इफ द प्लेस अगर बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, अगर वो बियॉन्ड हो जाता है टेरिटोरियल ऑफ वाटर ऑफ इंडिया, मीन्स इसके बाहर अगर हो जाएगा, ये जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया ये है TWI के बाहर अगर वो चला जाएगा, किसी भी प्लेस को अगर बाहर चला जाएगा तो वहाँ पे हम मानेंगे एक्सपोर्ट है, ठीक है। देयरफॉर गुड्स टेकन आउट to the high sea outside the territorial water of India would come within the expression of taking out of India to a place outside India, ठीक है। अगर आपका जो भी टेरिटोरियल वाटर के बाहर अगर आप चला जाते हैं, कोई भी वाटर में अगर रखते हैं वहाँ पे गुड्स, तो वो भी वहाँ पे बोलेंगे एक्सपोर्ट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इफ गुड्स अगर वो क्रॉस करेगा टेरिटोरियल वाटर, देन ड्रॉबैक विल बी अवेलेबल इवन इफ दे डू नॉट रीच द डेस्टिनेशन और डिस्ट्रॉयड प्रोवाइडेड द पेमेंट ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपका ड्यूटी ड्रॉबैक कब मिलेगा? जब वो टेरिटोरियल वाटर जब क्रॉस करेगा, इंडियन टेरिटोरियल वाटर जब क्रॉस करेगा तो वहाँ पे एक्सपोर्ट मानेगा एंड ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर भी वो जो भी डेस्टिनेशन अगर रीच भी नहीं होगा तो भी मिल जाएगा, एंड अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो भी मिल जाएगा, बट उसका कॉन्सिडरेशन रिसीव होना चाहिए। कॉन्सिडरेशन रिसीव होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में, कॉन्सिडरेशन रिसीव होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं उसका क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो चलो चैप्टर नंबर 6 जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक का रिवीजन खत्म हो गया है, क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि स्पाटियल ओएलएस प्राइवेट लिमिटेड वो इंपोर्ट कर रहा है 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम फ्लेक्सोनिक कंप्यूटर्स यूएसए से, वो मेनली इंपोर्ट करके ला रहा है। 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। एंड 31 जनवरी में वो इंपोर्ट करके लाता है, एंड कस्टम ड्यूटी दे रहा है 30.45 लाख कस्टम ड्यूटी दे रहा है। ये कंप्यूटर क्या हो रहा है कि वर्क सम टाइम, बट उसके बाद जून 2023 में वो सम टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, डेवलप हो रहा है सिस्टम में, रिजल्टिंग इन कंप्लीट क्लोजर ऑफ द वर्क। तो टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है जून में, उसको हम इंपोर्ट किए थे 31 जनवरी में। जून में वो यूज कुछ पीरियड यूज होने के बाद उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट दिखाई देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी काम वो बंद करना पड़ता है, क्लोजर होना पड़ता है। उसके बाद ऑन बीइंग ऑफ द इन्फॉर्म अबाउट द प्रॉब्लम, फ्लेक्सोनिक कंप्यूटर सेंट हिज टेक्नीशियन फ्रॉम यूएसए एंड टू रिपेयर दिस सिस्टम इन जून इटसेल्फ। तो यहाँ पे जब हम इन्फॉर्म करते हैं जो भी एक्सपोर्टर के पास, फ्लेक्सोनिक कंप्यूटर के पास, वो टेक्नीशियन सेंड करता है यूएसए से जून मंथ में ठीक करने के लिए। हाउएवर सिंस नो सॉल्यूशन फाउंड, कोई भी प्रॉब्लम जो भी हुआ था सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ दिस पार्शियल वायरलेस लिमिटेड वो रिसीव कर रहा है, रिटर्न कर रहा है गुड्स टू फ्लेक्सोनिक कंप्यूटर को यूएसए को। कब रिटर्न कर रहा है? 31 दिसंबर में वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है। उसके बाद और क्या दिया है, यू आर द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ दिस पार्शियल वायरलेस लिमिटेड, board of director has approached you for advising whether import duty paid can be taken back from the central government when the goods sent back, advice in the light of the provision of the customer act। तो यहाँ पे जो भी आप अपॉइंट हो रहा है आज फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ स्पार्शियल वायरलेस प्राइवेट लिमिटेड का, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको पूछ रहे हैं कि जो भी ड्यूटी पेमेंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कस्टम लॉ के हिसाब से बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा क्योंकि यूज कर रहे हैं, तो इसलिए सेक्शन नंबर 74 में यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, एंड यहाँ पे जो मशीन है वो इजीली आइडेंटिफेबल भी हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर विदाउट यूज अगर आप एक्सपोर्ट कर देंगे, मीन्स रिटर्न कर देंगे, तो वहाँ पे 98% मिल जाता है। बट अगर कुछ पीरियड के लिए अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज में आपको मिलता है ड्यूटी ड्रॉबैक। जैसे अप टू 3 मंथ तक अगर आप रिटर्न कर देंगे तो वहाँ पे आपको 95% मिल जाएगा। 3 मंथ से 6 मंथ है 85%, 6 मंथ से 9 मंथ है 75%, उसके बाद है 5% करके 9 मंथ से 12 मंथ तक आपको मिलेगा 70%, 70%। उसके बाद 12 से 15 है आपको मिलेगा 65%, 15 से 18 तक मिलेगा 60%, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वो कितना पीरियड के लिए यूज़ किया है, मीन्स उसको 31 जनवरी में उसको लाया था, एंड वहाँ पे उसको 31 दिसंबर में उसको रिटर्न कर रहे हैं। ये जो पीरियड कितना है, या अगर देखेंगे 31 जनवरी से 31 दिसंबर, ये 11 मंथ है जो कि 9 से 12 के अंदर आता है, 9 से 12 मंथ के अंदर आता है। तो यहाँ पे रेट रहेगा आपका कितना परसेंट रहेगा, ये आपका रेट रहेगा 70% रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट रहेगा 70% रहेगा यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक, क्योंकि ये 9 मंथ मोर देन 9 मंथ बट नॉट मोर देन 12 मंथ है, तो इसलिए यहाँ पे 70% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोविजन रिलेटिंग टू ड्रॉबैक अलाउएबल ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। जब अगर आप ड्यूटी पेड करते हैं इंपोर्टेड गुड्स, अगर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज सच, अगर री एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज सच, एंड दूसरा है अगर आप ड्यूटी पेड कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स एंड यूज कर रहे हैं बिफोर री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट से पहले अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप
यूज़ नहीं कर रहे हैं, री एक्सपोर्ट आज सच कर रहे हैं, एंड दूसरा अगर यूज़ करने के बाद अगर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहला है अगर आप आज सच अगर आप री एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे 98% मिल जाएगा एक्सपोर्ट जो भी ड्यूटी पेमेंट किए हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक 98% मिल जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन जैसे अगर देखें वो एक्चुअल इंपोर्ट होकर आना चाहिए एक कंडीशन, उसके बाद उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी देना चाहिए, उसके बाद वो इजीली आइडेंटिफेबल होना चाहिए, उसके बाद वो जो भी शिपिंग बिल में एक्चुअली एक्सपोर्ट होना चाहिए, शिपिंग बिल में डालना चाहिए, मीन्स यहाँ प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस देना चाहिए। उसके बाद जो भी असिस्टेंट कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद वो 2 ईयर के अंदर उसको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी उसको 98% मिल जाता है। ठीक है, ये सब कंडीशन दिया है, 6 कंडीशन जो कि हम बता चुके हैं, तो वहाँ पे मिल जाएगा 98%। उसके बाद है अगर आप यूज़ करने के बाद अगर एक्सपोर्ट करें, कुछ पीरियड यूज़ करने के बाद अगर एक्सपोर्ट करें तो वहाँ पे स्पेसिफिक परसेंटेज में आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक परसेंटेज में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि 95%, 85%, 75%, 70%, 65%, 60%, 18 मंथ तक मिलेगा। ठीक है, ये जो भी दिया है हम ऑलरेडी रिविजन कर चुके हैं, अभी करके आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाइए। इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन वो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स एंड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल हो जाता है क्लेमिंग ड्रॉबैक के लिए 74-75 में। पहला है कस्टम ड्यूटी, वो पेड कर रहा है गुड्स इंपोर्टेड फॉर यूज एंड हैव बीन आउट ऑफ कस्टम कंट्रोल 14 मंथ के बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 14 मंथ किस में आएगा, तो 14 मंथ आएगा 12 से 15 मंथ के अंदर आएगा, जहाँ पे आपको 65% मिल जाएगा। इसका 65%, ये 14 लाख के ऊपर 65% मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 9,10,000। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, रघुवीर एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरर गुड्स एफओबी वैल्यू है 86,000 एंड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक है एफओबी वैल्यू के ऊपर 40% है, एंड मार्केट वैल्यू कितना है 96,000। तो यहाँ पे आपका ड्रॉबैक कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 86,000 के ऊपर अगर 40% कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, 40% अगर कैलकुलेशन करेंगे ये आ रहा है 34,400। बट यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो इसका 1/3 मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसका 1/3 कितना होगा, 96,000 का अगर 1/3 देखेंगे तो वो आएगा 32,000 आएगा। तो 32,000 मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/3 एक रेस्ट्रिक्शन डाल देता है, जो कि मैक्सिमम वाला रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, मैक्सिमम वाला रेस्ट्रिक्शन एंड मिनिमम वाला रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगा, तो मिनिमम वाला रेस्ट्रिक्शन रहेगा जो भी आप एक्सपोर्ट गुड्स कर रहे हैं वो जो कि इंपोर्टेड गुड्स से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव अर्निंग नहीं होना चाहिए, वो मिनिमम वाला है। एंड मैक्सिमम वाला है यहाँ पे 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, ये है क्वेश्चन। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आ जाइए। तो यहाँ पे दिया है कि विद द रेफरेंस ऑफ द ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 74 बताइए। तो यहाँ पे टाइम लिमिट क्या रहेगा री एक्सपोर्टेशन के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम लिमिट रहेगा आपका 2 ईयर रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सफिशिएंट रीजन अगर होगा तो वहाँ पे सीबीआईसी उसको माफ कर सकता है, एक्स्ट्रा पीरियड एक्सटेंड दे सकता है। उसके बाद है व्हाट इज द रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, अगर विदाउट यूज अगर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं 98% मिल जाएगा। उसके बाद है इज ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ वेयरिंग अपैरल विदाउट यूज। तो वेयरिंग अपैरल, टी चेस्ट एंड ऑन एक्सपोज्ड फोटोग्राफिक या एक्सपोज सिनेमाटोग्राफिक फिल्म या एक्सरे, तो वहाँ पे विदाउट यूज अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, बट अगर एक बार यूज कर देते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको क्या नहीं मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली मिल जाएगा अगर विदाउट यूज अगर अपरेल अगर वेयरिंग अपरेल आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर एक बार यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि लिस्ट द गुड्स विथ स्पेसिफिकेशन कंडीशन विच आर नॉट एंटाइटल टू ड्रॉबैक ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पे कौन सा गुड्स के ऊपर आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, मेनली अगर इंपोर्टेड गुड्स अगर एंटर होता है आफ्टर बीइंग यूज, ड्रॉबैक मेनली अवेलेबल हो जाता है रिड्यूस रेट में, बट कुछ सिचुएशन में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर यूज करते हैं। बट अगर यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पे तो 98% मिल जाएगा, बट अगर यूज करते हैं जो कि वेयरिंग अपैरल है, टी चेस्ट है, ऑन एक्सपोज्ड फोटोग्राफिक है या एक्सपोज सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है, या आपका पेपर प्लेट एंड एक्स के ऊपर नहीं मिलता है, एक्सपोज सिनेमाटोग्राफी फिल्म है या ऑन एक्सपोज फोटोग्राफी फिल्म पेपर एंड प्लेट से एक्सरे फिल्म के ऊपर अगर एक बार यूज कर देते हैं तो वहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि कैन रेट ऑफ ड्रॉबैक ग्रांटेड प्रोविजनली टू द एक्सपोर्टर वेयर द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक अगर नॉट डिटरमाइन। तो यहाँ प्रोविजनल मिल सकता है क्या, अगर यहाँ पे ड्रॉबैक अगर डिटरमाइन नहीं होता है, ऑब्वियसली प्रोविजनली यहाँ पे मिल सकता है। अगर कोई भी एक्सपोर्टर उसको प्रोविजनल ड्रॉबैक मिल जाएगा, उसको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो कि बाइंडिंग करेगा कि रीपे करेगा। अगर कोई भी एंटायर अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करता है तो वहाँ पे एंटायर जो भी ड्रॉबैक वो मिल जाएगा, या एक्सेस अगर ड्रॉबैक मिलता है तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हम एक बॉन्ड रखना पड़ेगा उससे एक्सपोर्टर से। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्सपोर्टर चाहता है यहाँ पे प्रोविजनल लेने के लिए तो वो एप्लीकेशन देगा किसको, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को देगा एप्लीकेशन। उसके बाद जो भी प्रोविजनल अमाउंट उसको दिया जाएगा ड्रॉबैक। ठीक है, बट उसको डिटर्मिनेशन होगा अगर पेंडिंग फाइनल अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक अगर असेसमेंट नहीं हुआ है तब तक उसको प्रोविजनल दिया जाएगा ड्रॉबैक। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्टर में भी अलाउड प्रोविजनल ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट नॉट एक्सीडिंग अमाउंट क्लेम। तो जितना क्लेम किया होगा उस एक्सपोर्ट के लिए उतना मैक्सिमम प्रोविजनल ड्रॉबैक मिलेगा। मीन्स वो 100 रुपीज़ तो नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 लाख अगर वो क्लेम किया है 1 लाख से कम दिया जाएगा प्रोविजनल बेसिस में ड्रॉबैक, उससे ज़्यादा दिया नहीं जाएगा। ठीक है, हाउएवर इट इज़ नोटेड दैट रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक वो प्रोविजनल
डिटरमाइन होगा अगर वो ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करता है तभी मिलेगा। अगर AIR है उसके लिए उसको नहीं मिलेगा, AIR अगर होगा नहीं मिलेगा, उसको ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तभी उसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजनली ड्रॉबैक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि मेसेज PQR वो इंपोर्ट कर रहा है वेयरिंग अपैरल फ्रॉम USA इन अप्रैल 2023 आफ्टर रिसिप्ट ऑफ PQR। वो डाउटफुल है कि वो अपैरल होगा या नहीं होगा, सेलेबल होगा या नहीं होगा, तो इसलिए वो चाहता है कि री एक्सपोर्ट करने के लिए USA को विदाउट यूज। तो विदाउट यूज मीन्स मिल जाएगा, ठीक है। व्हिच द सप्लायर एक्सेप्टेड है, मिल जाएगा। विल PQR एलिजिबल टू टेक ड्रॉबैक पेड ऑन इम्पोर्ट, ऑब्वियसली येस है। ऑल्सो लिस्ट आउट द कंडीशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। कंडीशन क्या होगा इसके ऊपर, अगर एक बार यूज कर देते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, एंड 2 ईयर के अंदर यहाँ पे री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मीन्स आइडेंटिफाई करना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर, यही कंडीशन रहेगा और क्या। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेसर्स दीपक बिजनेस लिमिटेड वो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स ड्यूरिंग 21 में, एंड कस्टम ड्यूटी पेड कर रहा है 20 लाख का एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट है, एंड दिस गुड्स वो यूज हो रहा है, एंड लेटर री एक्सपोर्ट कर रहा है आफ्टर 23 मंथ के बाद वो री एक्सपोर्ट कर रहा है। इज मेसर्स दीपक बिजनेस लिमिटेड एलिजिबल हो जाएगा रिफंड के लिए जो भी कस्टम ड्यूटी पेड किया है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। इस तो हाउ मच, तो यहाँ पे मेनली 2 ईयर के अंदर उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। 2 ईयर के अंदर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। 2 ईयर मीन्स 24 मंथ के अंदर वहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 23 मंथ के अंदर ये एक्सपोर्ट किया है तो सही किया है, बट यहाँ पे 18 मंथ के बाद कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है, नील हो जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक। तो यहाँ पे कंडीशन है कि हाँ 2 ईयर के अंदर उसको री एक्सपोर्ट करना चाहिए, बट 18 मंथ के बाद नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उसको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा क्योंकि 18 मंथ के बाद वो री एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 18 मंथ तक उसको 60% मिल जाएगा जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी का ड्रॉबैक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कैन द रेट ऑफ ड्रॉबैक ग्रांटेड प्रोविजनल, ये क्वेश्चन करके आए हैं, प्रोविजनली ग्रांट हो जाता है। उसके बाद है आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तो इसलिए मैं स्पीडली आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि डिटरमाइन द ड्यूटी ड्रॉबैक विद एक्सप्लेनेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, एक्सप्लेनेशन के साथ दीजिए। द्रोणाचार्य ये क्वेश्चन भी कॉमन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कॉमन है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका 65 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 32,000 का जो भी कैलकुलेशन किए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है कि टाइम्स ग्राफिक्स लिमिटेड वो इंपोर्ट करा है एक मशीन फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी इन जापान से ऑन 12 जनवरी 2023 आफ्टर पेइंग कस्टम ड्यूटी 15 लाख फॉर यूज इन इट्स फैक्ट्री। री एक्सपोर्ट कर रहा है 10 अक्टूबर में उसको री एक्सपोर्ट कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस टाइम्स ग्राफिक लिमिटेड रिगार्डिंग ड्यूटी ड्रॉबैक दैट विल बी अवेलेबल टू द कंपनी। तो यहाँ पे आपको एडवाइस देना पड़ेगा कि कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा व्हेन इट सेंड बैक द मशीनरी टू इट्स होल्डिंग कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो सेंड बैक कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पीरियड देखना पड़ेगा कितना पीरियड है, 12 जनवरी से 10 अक्टूबर है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 6 मंथ से लेकर ये आ जाएगा 9 मंथ के लिमिट में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 75% मिल जाएगा, ठीक है। 75% मिल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। 75% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। 75% 15 लाख के ऊपर मिल जाएगा 11,25,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि एक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट करा है फॉलोइंग गुड्स टू USA, डिस्कस वेदर एनी ड्यूटी ड्रॉबैक एडमिसिबल होगा क्या, अंडर सेक्शन नंबर 75 में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा क्या। प्रोडक्ट ABCD है, FOB वैल्यू दे दिया है, एक्सपोर्टेड गुड्स का मार्केट प्राइस दे दिया है, एंड ड्यूटी ड्रॉबैक रेट दे दिया है, एंड इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ दी C है 9,50,000 है इंपोर्टेड वैल्यू। तो पहले देखेंगे प्रोडक्ट A का FOB वैल्यू कितना है 2.5 लाख है, एंड यहाँ पे 30% मिलेगा FOB का ड्रॉबैक, तो कितना मिलेगा 2.5 लाख के ऊपर 30% अगर देखें ये आ जाएगा 75,000 आ जाएगा, ठीक है। 75,000 आ जाएगा, बट हम देखे थे मार्केट प्राइस का मैक्सिमम 1/3 मिलेगा, तो यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60,000 आएगा। तो जो भी लोअर वाला, ठीक है, मार्केट प्राइस का 1/3 है और यहाँ पे 75,000, लोअर वाला 60,000 यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे प्रोडक्ट B में 1 लाख है, इसका 0.75% FOB का मिल जाएगा यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक, तो 0.75% कितना होगा तो 750 आएगा यहाँ पे 750 आ रहा है, तो ये 50 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 750 यहाँ पे मिल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक है। उसके बाद है प्रोडक्ट C में जो भी FOB वैल्यू है 8 लाख है, मार्केट प्राइस से 8,50,000 है, 3.5 ऑफ द FOB वैल्यू ड्यूटी ड्रॉबैक है, बट उसका इंपोर्टेड वैल्यू है 9,50,000। मीन्स यहाँ पे FOB वैल्यू एक्सपोर्ट कर रहा है 8 लाख का, बट इंपोर्ट करके लाया था 9,50,000, मीन्स नेगेटिव सेल कर रहा है, तो यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद है FOB वैल्यू है 2,000, उसका 1.5% यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, एंड 2,100 है मार्केट प्राइस, तो इसका हम उसका कैलकुलेशन करेंगे 1.5% कितना आएगा 2,000 का 1.5% कितना आएगा, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ जो कि 50 रुपीज़ से कम है, तो इसलिए यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सही से, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि लिस्ट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी बॉर्न इन माइंड क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन ऑफ 75 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो डिफरेंट होना चाहिए, जो भी इंपोर्टेंट मटेरियल से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इंपोर्ट करके लाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करके वो सेम प्रोडक्ट को दे देंगे, ऐसे तो नहीं होगा। उसके लिए तो सेक्शन नंबर 74 है, 75 में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, एंड जो भी इंपोर्टेड मटेरियल एंड एक्सपोर्टेड मटेरियल अलग होना चाहिए। एंड
वो इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर ड्यूटी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस, जो भी इंपोर्टेड गुड्स फाइनल प्रोडक्ट में वो इजीली वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि हाँ हम ला रहे हैं जो भी इंपोर्टेड मटेरियल रॉ मटेरियल उसको हम एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं, बट उसमें से इंपोर्टेड मटेरियल ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसे नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देना चाहिए, मीन्स आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद है गुड्स जो भी इनपुट वो चेंजेस होना चाहिए, उसका फिजिकल सेफ चेंज होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल सेफ चेंज होना चाहिए। मीन्स आपका एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जो भी हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके ला रहे हैं उसमें से मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल है ना उसका जो भी प्रेजेंस या उसको आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए, प्रेजेंस पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जो भी क्वांटिटी ऑफ इनपुट पर पीस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के टाइम यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मीन्स हम 5 पीसेस लाए थे वुडन वुडन 5 पीसेस लाए थे, उसमें से हम 5 पीसेस वुडन को दे रहे हैं, उसका जो भी फिजिकल सेफ कुछ चेंज नहीं कर रहा है, वेरिफिकेशन इजीली से हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक। उसके बाद जो भी है ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्टेड मटेरियल से एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हम देख के आए हैं यहाँ पे नेगेटिव्स आपका एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जो भी स्पेसिफाइड परसेंटेज है नोटिफाई किया है जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे उस स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेल प्रोसेस जो भी होगा उसको रियलाइज करना पड़ेगा, जो भी टाइम पीरियड के अंदर विद इन इंडिया प्रेस्क्राइब है उसके अंदर यहाँ पे रियलाइज करना पड़ेगा, यही है कुछ कंडीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है कि लूना टेक्नोलॉजी लिमिटेड वो इंपोर्ट कर रहा है एक मशीन फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी जापान से ऑन 25 फरवरी में वो इंपोर्ट करके ला रहा है आफ्टर पेइंग कस्टम ड्यूटी 38 लाख है और यूज इन इट्स फैक्ट्री एंड री एक्सपोर्ट कर रहा है 10 अक्टूबर, मीन्स उसको लाया था, कब लाया था, फरवरी 25 फरवरी में, उसको रिटर्न करा है 10 अक्टूबर। तो यहाँ पे आपका 9 से 12 मंथ में आ रहा है, नहीं नहीं 9 से 12 मंथ में आ रहा है, 6 से 9 मंथ में आ रहा है, ठीक है, 6 से 9 मंथ में आ रहा है ये आपका, ठीक है, क्योंकि फरवरी से अगर देखेंगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ आपका 8 मंथ में नॉर्मली आ रहा है, 8 मंथ समथिंग आ रहा है, तो इसलिए ये 6 मंथ से 9 मंथ में आ जाएगा, तो 75% मिल जाएगा, ठीक है, 75% ड्रॉबैक मिल जाएगा। आगे देखते हैं और क्या दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस लूना टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग ड्यूटी ड्रॉबैक दैट विल बी अवेलेबल टू द कंपनी, कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा व्हेन इट सेंड बैक द मशीनरी टू इट्स होल्डिंग कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, विल योर आंसर भी डिफरेंट इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम इंस्टेड ऑफ मशीनरी, अगर हम कंपनी इंपोर्ट कर रहा है एंड री एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सरे फिल्म्स आफ्टर यूजिंग द सेम फॉर द अफॉरमेंशन पीरियड, तो यहाँ पे अगर एक्सरे फिल्म अगर एक बार यूज करता है तो वहाँ पे कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर रहेगा नो ड्यूटी ड्रॉबैक, नो DDB ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है, नो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। पहला सिचुएशन में 75%, सेकंड सिचुएशन में कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि मेसर्स डायनामिक एक्सपोर्टर वो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स एफओबी वैल्यू है 10 लाख, AIR ड्यूटी ड्रॉबैक का AIR रेट है 5%, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इन इंडिया 40,000 है एंड कैलकुलेट डी ड्यूटी ड्रॉबैक कितना रिसीवेबल करेगा मेसर डायनामिक एक्सपोर्टर, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 10 लाख के ऊपर अगर हम 5% कैलकुलेशन करेंगे कितना है, 10 लाख के ऊपर 5% अगर देखें ये 50,000 आ रहा है, बट उसका मार्केट प्राइस है 40,000, तो मार्केट प्राइस अगर कम होगा जो भी एक्सपोर्ट प्राइस ड्यूटी ड्रॉबैक से, तो वहाँ पे भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है कि आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, बताइए। तो मिस्टर एक फाइल कर रहा है क्लेम ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक 50,000 वो क्लेम कर रहा है 30 जुलाई 2023 में, हाउएवर द अमाउंट रिसीव कर रहा है 28 अक्टूबर में वो रिसीव कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू मिस्टर ए ऑन अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड 6%, तो यहाँ पे मेनली जब ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना चाहिए था तो उसका 1 मंथ के अंदर देना पड़ता है, अगर 1 मंथ के अंदर नहीं देते हैं तो जब 1 मंथ एक्सपायरी होगा उसका नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक जब मिलेगा तो उसके लिए 6% इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो 30 जुलाई में वो मेनली ड्यूटी ड्रॉबैक उसको मिलना चाहिए था, क्लेम किया था, तो वो दे रहे हैं 28 अक्टूबर में दे रहे हैं, तो यहाँ पे 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट का घड़ी, ड्यूटी ड्रॉबैक के ऊपर उसको मिलेगा टिल 28 अक्टूबर तक उसको मिल जाएगा इंटरेस्ट, तो कितना पीरियड है 31 अगस्त से, तो 31 एंड 28 आई थिंक 58 डे के लिए मिल जाएगा, ठीक है, 58 डे के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट है 50,000, ठीक है, 58 डे के लिए मिल जाएगा, 59 लिया है तो उस दिन को भी लिया है, जो 31 को भी लिया है, तो यहाँ पे 59 डेज के लिए मिल जाएगा 50,000 के ऊपर, ठीक है, एंड 6% करके 485 मिल जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मंथ के अंदर उसको देना पड़ेगा, नहीं देते तो वहाँ पे नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट। उसके बाद है मिस्टर एक्स वो इरोनियसली उसको रिफंडेड हो रहा है 20,000 इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ड्रॉबैक, जो भी 20 जून 2023 में उसको इरोनियसली ज़्यादा रिफंड मिल गया है, कितना 20,000 है। उसके बाद एक डिमांड फॉर रिकवरी ऑफ द सेम इशू कर रहा है डिपार्टमेंट, 28 अगस्त को डिमांड इशू कर रहा है, मिस्टर एक्स वो रिटर्न कर रहा है जो भी इरोनियसली रिफंड टू द डिपार्टमेंट कब 20
अक्टूबर में वो रिटर्न कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्जेबल होगा, तो यहाँ पे अगर इरोनियसली रिफंडेड होता है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट जब डिमांड देगा उसका 2 मंथ के अंदर उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मंथ के अंदर रिटर्न कर दिया है, तो इंटरेस्ट बट लगेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा, जब वो इरोनियसली रिफंड किया है उसका नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ पेमेंट, एंड यहाँ पे 15% लगेगा। तो यहाँ पे ये कब इसको इरोनियसली रिफंडेड मिला है, 20 जून से, तो 21 जून से शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट टिल कब तक है ये आपका, जब एक्चुअली वो रिफंड करा है 20 अक्टूबर तक यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये कितना पीरियड है, 21 जून से, तो जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो यहाँ पे 10 डेज है जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में कितना है 20 डेज। तो यहाँ पे टोटल 122 डेज के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा, एंड ये अमाउंट कितना है 20,000 है। तो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट का रेट रहेगा 15%, एंड यहाँ पे रहेगा 122 बाय 365 डेज के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। कितना होगा, 20,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15% मल्टीप्लाई हो जाएगा 122 डिवाइड हो जाएगा 365, ठीक है 365 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,003 आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। 50,000 के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 485, बट उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 20,000 के ऊपर 1,003 रुपीज़ देना पड़ता है। आपको पता चल गया होगा कितना इंटरेस्ट ज़्यादा वो लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक मिल जाएगा, वही 15% रिफंड मिलेगा, जो भी इरोनियसली रिफंडेड के ऊपर 15% उसको देना पड़ेगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक के ऊपर मेनली जो भी ड्रॉबैक होल्डर जो है उसको मिलता है 6% मिलता है, ठीक है। अगर वो 1 मंथ के अंदर अगर वो रिफंड नहीं देते हैं तो 1 मंथ जब खत्म होगा उसका नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ एक्चुअली जब ड्रॉबैक मिलेगा। ये है आपका ड्रॉबैक के ऊपर। अगर वो इरोनियसली रिफंडेड करते हैं तो वहाँ पे 15% लग जाएगा, एंड वहाँ पे जब डिमांड इशू करेंगे उसका 2 मंथ के अंदर उसको देना पड़ता है। अगर दे देंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा जिस दिन से वो इरोनियसली रिफंडेड करते हैं उसका नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल जब वो रिफंड दे देगा, इरोनियसली रिफंडेड अमाउंट अगर पेमेंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है, अब्दुल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड इरोनियसली रिफंडेड 30,000 है, एंड एक्सेस एक्चुअल ड्रॉबैक है 16 जून में मिल रहा है, एंड डिमांड रिकवरी यहाँ पे डिपार्टमेंट दे रहा है डिमांड के लिए 24 अगस्त में दे रहा है, ठीक है चलेगा। अब्दुल यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है 16 अक्टूबर के। तो यहाँ पे आपका 17 जून से शुरू हो जाएगा ये पीरियड से ये पीरियड, तो 17 जून से लेकर आपका 16 अक्टूबर तक यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 17 जून, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो यहाँ पे है 14 डेज है जून, जुलाई में है 31, अगस्त में है 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 16। तो टोटल यहाँ पे वही है 122 डेज के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, एंड रेट रहेगा 15% रहेगा, एंड अमाउंट 30,000, ठीक है। उसके ऊपर कैलकुलेशन हो जाएगा, सेम है कुछ अलग नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल टू एक्सपोर्टर इन द केस डिलेड पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक आज पर कॉस्ट मार्क। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, जो भी किसको, यहाँ पे जो भी एक्सपोर्टर को, एंड क्लेम मेड कब किया है 30 जून में 80,000 का, एंड वो सेटल कर रहे हैं 15 सितंबर। तो यहाँ पे 30 जून मीन्स 31 जुलाई से शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट टिल 15 सितंबर तक यहाँ पे लग जाएगा इंटरेस्ट। कितना पीरियड है, तो यहाँ पे जुलाई है, तो जुलाई से एक 16 डेज के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा 16 डेज के लिए, एंड अमाउंट रहेगा 80,000, एंड रेट रहेगा 6%, ठीक है 6% रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यही है 47 है, ये कौन सा डेट है, जुलाई से शुरू हो जाएगा, ओ अगस्त है, हाँ अगस्त है, अगस्त 31 डेज का है, तो टोटल यहाँ पे 47 डेज आ जाएगा, ठीक है 47 डेज आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 80,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6%, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 47 बाय 365, 618 इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है 618 है। उसके बाद है पार्ट 2 में क्या दिया है, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द एक्सपोर्टर इन केस अब अगर रिकवरी मिल जाता है 10,000 इरोनियसली 3 जुलाई से लेकर, एंड डिमांड रिकवरी आ रहा है 5 सितंबर में, एंड एक्सपोर्टर यहाँ पे पेड कर रहा है 3 नवंबर। तो यहाँ पे पीरियड क्या रहेगा, ये आपका 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा टिल 3 नवंबर तक, ठीक है ये पीरियड के लिए लग जाएगा, 3 नवंबर तक पीरियड के लिए लग जाएगा, एंड 15% रेट रहेगा यहाँ पे इरोनियसली रिफंडेड के ऊपर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे दिया है कि असर्टेन वेदर एक्सपोर्टर यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक उसको मिलेगा क्या, अगर मिलेगा क्वांटम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्या रहेगा। तो यहाँ पे एफओबी वैल्यू है 2000 kg ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स का है 2 लाख है, एंड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ये है 30 रुपीज़ पर के जी, एंड मार्केट प्राइस है 50,000 इन होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक कितना मिलेगा 30 पर के जी है, 2000 kg है, तो टोटल यहाँ पे 60,000 का यहाँ पे ड्रॉबैक है, बट मार्केट प्राइस है 50,000 जो कि कम है, मार्केट प्राइस ड्यूटी ड्रॉबैक से कम है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, कोई भी ड्रॉबैक यहाँ पे नहीं मिलेगा।
नो ड्रॉबैक अलाउ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोविजन एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रॉबैक विथ रेफरेंस टू दी प्रोविजन ऑफ द 76। तो यहाँ पे ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर अगर जो भी मार्केट प्राइस है अगर वो कम हो जाएगा किससे, ड्यूटी ड्रॉबैक से, या ड्यूटी ड्रॉबैक अगर 50 रुपीज़ से कम है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ओपिनियन उसको लगता है कि जो भी ड्रॉबैक वो क्लेम कर रहा है जो भी गुड्स के ऊपर अगर वो स्मगल अगर कर रहा है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा ड्रॉबैक, ठीक है, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया है कि प्रोविजन एंड रेगुलेशन सेम है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट और अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक कितना होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट या रेट ऑफ ड्रॉबैक क्या रहेगा। तो मिनिमम यहाँ पे रेट ऑफ ड्रॉबैक कितना रहेगा, तो यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ ड्रॉबैक रहेगा जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जो भी अमाउंट है वो अगर कम हो जाएगा किससे, जो भी इंपोर्टेड मटेरियल से अगर कम हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्टेड वैल्यू अगर इंपोर्टेड मटेरियल से अगर कम हो जाएगा मीन्स नेगेटिव अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, या अगर वो एक्सपोर्ट वैल्यू अगर कम हो जाएगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ मटेरियल इंपोर्टेड किए हैं तो उससे अगर कम हो जाएगा एक्सपोर्ट वैल्यू तो वहाँ पे नहीं मिलेगा ड्रॉबैक, जो कि है मिनिमम रेट ऑफ ड्रॉबैक। एंड मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रॉबैक कितना मिलेगा, जो भी मार्केट प्राइस है उसका 1/3 मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रहेगा कि साल नॉट एक्सीड दी 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि यहाँ पे योर क्लाइंट लोडेड एक मशीन ऑन द वेसल फॉर एक्सपोर्ट के लिए लोड कर रहा है, ही पेड दी इंपोर्ट ड्यूटी भी पेड कर रहा है ऑन द कंपोनेंट्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग है, एंड वेसल क्या कर रहा है, सेट हो रहा है सेल फ्रॉम मुंबई से, बट रॉन्स इनटू द ट्रबल एंड सिंक्स, डूब जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर में डूब जाता है। दी कस्टम डिपार्टमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट द ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर द रीजन दैट गुड्स हैव नॉट रीच द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट यहाँ पे रिफ्यूज कर रहा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा वो जब तक वो डेस्टिनेशन रीच नहीं हुआ है। एडवाइस योर क्लाइंट टू इस केस लॉ इफ एनी, अगर केस लॉ होगा तो उसके बेसिस में आप यहाँ पे क्लाइंट को एडवाइस दीजिए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कब होगा, तो एक केस लॉ है सन इंडस्ट्रीज है, या हम पढ़े थे राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स पढ़े थे जहाँ पे था कि हम एक्सपोर्ट कब मानेंगे, अगर हमारा जो टेरिटोरियल वाटर है इंडियन टेरिटोरियल वाटर ये रहता है 12 नॉटिकल माइल तक रहता है, उससे अगर ज़्यादा जाएगा उससे अगर बाहर जाएगा तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे एक्सपोर्ट हो गया है। बट वहाँ पे जो भी ड्यूटी है वो रियलाइज होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दे दिया है कि ड्यूटी रियलाइज हो गया है बट ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर में डूब जाता है, सिंक्स हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट मानेंगे क्या, एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक टेरिटोरियल वाटर के बाहर नहीं गया है। एंड दूसरा है उसको इंपोर्ट ड्यूटी मिलना चाहिए, जो भी ड्यूटी है उसको मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, तभी जाकर हम मानेंगे कि वो एक्सपोर्ट हो चुका है, चाहे वो डेस्टिनेशन पोर्ट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, हम मानेंगे जैसे एक्सपोर्ट हो गया है। बट यहाँ पे ये विद इन टेरिटोरियल वाटर में डूब जाता है, बट वहाँ पे गवर्नमेंट को ड्यूटी पेमेंट की है बट डूब जाता है, मीन्स इंडिया के बाहर ही नहीं गया है, टेरिटोरियल वाटर के बाहर नहीं गया है, तो हम यहाँ पे मानेंगे जैसे एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, हम मानेंगे जैसे एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। बट डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पे जो उसका व्यू है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट जब तक पहुँचता नहीं है तब तक उसको हम एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे वो टेरिटोरियल वाटर अगर बाहर चला जाएगा एंड अगर ड्यूटी अगर गवर्नमेंट को पेमेंट किए होंगे या एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर अगर रियलाइजेशन किए होंगे, ड्यूटी नहीं है, अगर एक्सपोर्ट प्रोसीजर अगर रियलाइजेशन किए हैं तभी हम बोलेंगे कि जैसे एक्सपोर्ट हो गया है। बट यहाँ पे वो टेरिटोरियल वाटर के बाहर नहीं गया है तो इसलिए यहाँ पे हम मानेंगे एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे मानेंगे कि वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, तो जो भी यहाँ पे गलत है कौन, ये जो आरसीसी गलत है, नॉन ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे उसको मिल सकता है जो भी यहाँ पे डूब गया है जनरल इंश्योरेंस लिया है तो उसको मिल सकता है, उसको हम मानेंगे जैसे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हुआ है, जैसे मानेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज हुआ है बट टेरिटोरियल वाटर नहीं गया है, तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, तो यहाँ पे हम नहीं मानेंगे कि एक्सपोर्ट हुआ है। बट एक्सपोर्ट प्रोसीड्स तो रियलाइज हो जाएगा, जनरल इंश्योरेंस से एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि मेसर्स रील लिमिटेड वो क्लेम कर रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ओवर 97% ऑफ द इनपुट वेट ऑफ द प्रोडक्ट वो प्रोक्योर कर रहा है इंडिजीनियसली एंड नॉट एक्साइजेबल, मीन्स उसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहा है। ऑल इंडस्ट्री रेट अंडर द कस्टम एंड सेंट्रल ड्यूटीज रूल में है ऑन इंडस्ट्री रेट फिक्स्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड इनपुट्स। तो यहाँ पे जो भी ऑल इंडस्ट्री रेट लिया है इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी के लिए, एक्सप्लेन ब्रीफली विथ रेफरेंस टू द क्लॉज 2 ऑफ द सेकंड प्रोवाइज ऑफ द रूल नंबर 3 ऑफ द सेड रूल वेदर क्लेम बाय मेसर्स रील विल मेरिट कंसिडरेशन बाय द अथॉरिटीज। तो यहाँ पे उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा क्या, मेनली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, बट एक्सपोर्ट जो भी कर रहा है उसमें से टोटल 100% है, उसमें 97% वो मेनली इंडिजीनियसली प्रोक्योर कर रहा है जिसके ऊपर ड्यूटी नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई भी ड्यूटी या टैक्स नहीं दे रहा है, जिसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं दे रहा है। बाकी जो भी 3% यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं वो उसके ऊपर ड्यूटी दे रहा है, ठीक है, ड्यूटी दे रहा है। बट ये जो 3% है ना उसको हम इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे मानेंगे कि वो ड्यूटी नहीं पेमेंट किया है। तो यहाँ पे अगर ड्यूटी नहीं पेमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे तो हमको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ड्यूटी अगर नहीं पेमेंट करेंगे इंडिजीनियसली अगर हम कोई प्रोक्योर करेंगे तो वहाँ पे तो कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ड्यूटी ही नहीं पेमेंट किए हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि नो
ड्यूटी इंसिडेंस, 97% के ऊपर कोई भी ड्यूटी इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट ओनली 3% के ऊपर है जो कि इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे AIR रेट भी फिक्स हो गया है उसके लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे क्लियर एविडेंस पता चलता है कि ये जो इनपुट है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वो सपोर्ट नहीं है, कोई भी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। तो यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि विथ रेफरेंस टू द कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स ब्रीफली स्टेट दी वेदर एक्सपोर्टर हु ऑलरेडी फाइल ए ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम अंडर AIR कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ स्पेशल ब्रांड रेट। नहीं, तो यहाँ पे अगर एक पर्सन अगर AIR के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर चुका है तो वहाँ पे वो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, उसको एक ही देना पड़ेगा। चाहे वो आइदर उसको चूज करना पड़ेगा, बिफोर एप्लीकेशन से पहले चूज करना पड़ेगा वो AIR में क्लेम करेगा, या उसको स्पेशल ब्रांड रेट के लिए क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद आपका ये खत्म हो जाता है चैप्टर। उसके बाद चलो चलते हैं, हम जाएंगे किसकी तरफ, जाएंगे आपका रिफंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलो तो चलो ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर का जो भी रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है, उसके बाद चलो चलते हैं रिफंड चैप्टर का रिवीजन पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे। तो रिफंड चैप्टर है, आ जाइए। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 26 पहला सेक्शन है जो कि रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे रिफंड मिल जाता है एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। पहला है वेयर एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन एक्सपोर्टेशन ऑफ एनी गुड्स ओपन रिटर्न ऑफ गुड्स सच ड्यूटी शैल बी रिफंडेड टू द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज बिहाफ इट वाज पेड। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आप पेमेंट किए हैं एक्सपोर्टेशन के टाइम, तो वहाँ पे अगर गुड्स रिटर्न कर देते हैं तो वहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा जो कि पेमेंट किया है। तो यहाँ पे जो भी गुड्स वो रिटर्न हो रहा है टू सच पर्सन अदर देन बाय ऑफ रीसेल, तो यहाँ पे रीसेल नहीं होना चाहिए, ओनली वो रिटर्न नॉर्मली होना चाहिए। या गुड्स जो भी री इम्पोर्टेड हो रहा है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, तो यहाँ पे अगर वो री इम्पोर्ट हो रहा है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन के डेट से 1 ईयर के अंदर वो री इम्पोर्ट हो रहा है। या यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ सच ड्यूटी इज मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट विच प्रॉपर ऑफिसर मेक्स ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा 6 मंथ, कहाँ से, जिस दिन से प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस का ऑर्डर देता है उसका 6 मंथ के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा रिफंड के लिए। उसके बाद है सेक्शन नंबर 26A है जो कि रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी मिल जाता है सर्टेन सिचुएशन में। पहला है इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स शैल बी रिफंडेड टू द पर्सन हु पेड सच ड्यू। तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी जो भी रिफंड मिलता है, जो भी पर्सन पेमेंट करता है उसको ही रिफंड मिलता है। द गुड्स आर फाउंड, अगर कोई भी गुड्स अगर डिफेक्टिव हो जाता है अदरवाइज नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी विद द स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे अगर कोई भी डिफेक्टिव हो जाता है या अगर जो भी ऑर्डर का जो भी मैच अगर नहीं करता है तो वहाँ पे डिफेक्टिव या रिटर्न करना पड़ेगा, तो वहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, अगर रिफंड मिल जाएगा अगर रिटर्न होता है जो गुड्स। उसके बाद अगर वो गुड्स अगर वर्क नहीं कर रहा है या रिपेयर या यूज आफ्टर इम्पोर्टेशन, तो वहाँ पे अगर वो वर्क ही नहीं कर रहा है आफ्टर इंपोर्ट, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मेनली इंपोर्ट ड्यूटी मिल जाता है। उसके बाद गुड्स अगर आइडेंटिफाइड टू बी सेटिस्फैक्शन ऑफ दी ACDC, तो वो गुड्स आइडेंटिफेबल होना चाहिए, ACDC को आइडेंटिफेबल होना चाहिए, या नो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं होना चाहिए। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर देगा तो वहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद गुड्स आर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टर रिलिंक्विश हिज टाइटल और गुड्स डिस्ट्रॉयड और रेंडर कमर्शियली वैल्यूलेस। तो यहाँ पे अगर गुड्स जो भी एक्सपोर्ट किए थे या इंपोर्टर अगर वो रिलिंक्विश कर रहा है उसका टाइटल, या अगर वैल्यू अगर वो रेंडर कमर्शियली वैल्यूलेस अगर हो जाता है, तो वहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, टाइम लिमिट क्या रहेगा, तो टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे रहेगा, टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन रहेगा 30 डेज एंड 3 मंथ यहाँ पे एक्सटेंशन कर सकता है कमिश्नर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देता है क्लियरेंस के लिए। उसके बाद रिफंड शैल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ ऑफेंस अगर करता है। ठीक है, ऑफेंस अगर करेगा अंडर दिस एक्ट वहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर पेरिसेबल गुड्स होगा तो वहाँ पे अगर वो एक्सीड करेगा उसका जो भी सेल्फ लाइफ, तो वहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इससे भी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रिफंड फाइल करना पड़ेगा बिफोर 6 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा 6 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, उससे पहले फाइल करना पड़ेगा। तो रिलेवेंट डेट यहाँ पे क्या लेंगे, तो केस एंड यहाँ पे रिलेवेंट डेट क्या लेंगे, तो पहला है अगर गुड्स अगर एक्सपोर्टेड कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे रिलेवेंट डेट होगा जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है। उसके बाद अगर टाइटल अगर रिलिंक्विश कर रहे हैं तो जिस दिन रिलिंक्विश कर रहे हैं। उसके बाद है अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, रेंडर वैल्यूलेस अगर हो रहा है, तो जिस दिन डिस्ट्रक्शन या वैल्यूलेस जिस दिन हो रहा है तो उस दिन को हम मानेंगे रिलेवेंट डेट, उसका 6 मंथ से पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 27 है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एप्लीकेशन कैसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे द क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट made by the person who paid the duty or interest in excess or the person who borne the incidence of duty or interest may make application to ACDC along with documentary evidence and there is no unjust enrichment before expiry of 1 year from the relevant date। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी ड्यूटी एंड इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेशन देगा जो भी पर्सन वो बियर किया है, इंसिडेंस मीन्स जो भी पेमेंट किया है टैक्स इंटरेस्ट, वही यहाँ पे मेनली एप्लीकेशन देगा। ठीक है, एंड वो एप्लीकेशन किसको देगा, ACDC को देगा। एंड यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए एंड एप्लीकेशन देगा बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। एंड रिलेवेंट डेट यहाँ पे क्या लेंगे, तो रिलेवेंट डेट यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए देखेंगे डेट एंड यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ 1 ईयर देखेंगे। तो यहाँ पे रिलेवेंट डेट लेंगे एग्जिम्पशन ऑफ ड्यूटी
बाय स्पेशल ऑर्डर। अगर एग्जामेशन अगर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू आ रहा है तो वहाँ पे 1 ईयर कंप्यूटेड कहाँ से लेंगे, मीन्स रिलेवेंट डेट कहाँ से लेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर, जो भी स्पेशल ऑर्डर। उसके बाद अगर रिफंड ऑफ ड्यूटी अगर एराइज हो जाता है ड्यू टू जजमेंट या डिक्री ऑर्डर, अगर कोई भी अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोई भी कोर्ट का ऑर्डर की वजह से अगर रिफंड मिल रहा है, तो वहाँ पे जिस दिन ऑर्डर आता है, डायरेक्शन आ रहा है, उस दिन को हम मानेंगे आज रिलेवेंट डेट, उसका 1 साल के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद है अगर यहाँ पे प्रोविजनल पेमेंट ऑफ ड्यूटी अगर कर देते हैं एक्सेस, तो वहाँ पे डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी आफ्टर फाइनल असेसमेंट के बाद या रीअसेसमेंट के बाद जब एडजस्टमेंट होगा, तो वहाँ पे मानेंगे जिस दिन एडजस्टमेंट होगा उस दिन को मानेंगे आज रिलेवेंट डेट। इन अदर केस में क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्यूटी, जिस दिन पेमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है नो लिमिटेशन इन केस ऑफ ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट। अगर ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट होगा तो वहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, मीन्स लिमिटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेनली उसको रख देता है प्रोटेस्ट में। उसके बाद है फिर अगर अमाउंट लेस दैन 100 है तो वहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट देखना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रांसफर हो जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को, ठीक है। कुछ सिचुएशन है जहाँ पे इंटरेस्ट एंड ड्यूटी वो रिफंड हो जाएगा इसको, जो भी एप्लीकेंट को, ना कि वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा, एप्लीकेंट को मिल जाएगा। जैसे हम देखे थे रिफंड ऑफ जीएसटी चैप्टर में, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। पहला सिचुएशन में अगर इंपोर्टर अगर वो पास नहीं किया है इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, अगर वो पास नहीं किया है तो उसको मिल जाएगा। दूसरा है अगर वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिविजुअल पर्सनल यूज के लिए, तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। उसके बाद अगर बायर अगर वो बॉर्न कर रहा है ड्यूटी एंड इंटरेस्ट एंड वो पास नहीं किया इंसिडेंस अदर पर्सन को, तो उसको ही मिल जाएगा। उसके बाद अमाउंट फाउंड रिफंडेबल रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी के रिलेटेड अगर होगा रिफंड, तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर ड्यूटी ड्रॉबैक के रिलेटेड होगा उसको मिल जाएगा। अगर कोई भी ड्यूटी एंड इंटरेस्ट अगर बॉर्न कर रहा है जो भी नोटिफाइड पर्सन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है, तो उनको मिल जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। उसके बाद अगर वो ड्यूटी पेड किया है एक्सेस बाय द इंपोर्टर या एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्यूटी, उसका एविडेंट जो बिल ऑफ एंट्री में दे देता है, सेल्फ असेस या रीअसेस से पता चलता है, तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 27A है, जो कि है इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा डिलेड रिफंड के ऊपर। यहाँ पे अगर रिफंड एराइजेस होता है ड्यू टू एनी एजुकेशन ऑर्डर या अपील या रिफंड इज नॉट पेड, अगर रिफंड नहीं पेमेंट होता है 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो वहाँ पे 6% इंटरेस्ट लग जाएगा। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ टिल द डेट ऑफ जो भी पेमेंट होगा, तो वहाँ पे लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद कुछ केस लॉज देख लेते हैं। ये है प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे ड्यूटी was assessed on the imported item and importer पेड कर देता है जो भी ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट है, एंड देयर आफ्टर इंपोर्टर फाइल कर रहा है क्लेम फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे कि एसएससी जो भी इंपोर्टर के ऊपर एसेस हो जा रहा है ड्यूटी, एंड वहाँ पे इंपोर्टर भी पेमेंट कर रहा है ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद इंपोर्टर यहाँ पे उसको पता चलता है कि वो जो ड्यूटी पेमेंट किया है वो गलत है, उसको रिफंड मेरे को मिल जाएगा, तो इसलिए रिफंड के लिए डायरेक्टली वो एप्लीकेशन दे रहा है। तो वहाँ पे उसको रिफंड मिलेगा क्या, नहीं। अगर आपका एसेस हो चुका है तो वहाँ पे आप रिव्यू के लिए या अपील के लिए पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अपील में अगर आप जीत जाते हैं, आपके फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे आप रिफंड के लिए एक दूसरा एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। बट यहाँ पे आरसीसी एक ही एप्लीकेशन डाल रहा है फॉर अपील के लिए, उसके बाद उसके लिए रिफंड के लिए नहीं होगा। एक एप्लीकेशन से नहीं चलेगा, उसको दो एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, पहले अपील फाइल करना पड़ेगा या रिव्यू फाइल करना पड़ेगा जो भी एसेस हो चुका है, दूसरा उसके बाद अपील जो भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा रिफंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आरसीसी गलत है। वंस ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अगर पास हो जाता है एंड ड्यूटी अगर पेड कर देता है, ऑनलेस ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अगर रिव्यू नहीं होता है, तब तक मॉडिफाई नहीं होता है अपील में, तो वहाँ पे उसको नहीं मिलेगा अपील अगर फाइल करेगा फॉर रिफंड के लिए। तो आरसीसी को फाइल क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर, उसके बाद वो रिफंड क्लेम करेगा, ठीक है। इंपोर्टर पहले रिफंड क्लेम जो भी कर रहा है रिव्यूइंग दी असेसमेंट ऑर्डर एंड क्लेम दी रिफंड, वो वैलिड नहीं है, वो गलत है, दोनों एक साथ नहीं होगा, दो एप्लीकेशन चाहिए दो एक्टिविटी के लिए। उसके बाद है कॉन्सोलिडेटेड सॉल्वेंट है एंड केमिकल कॉर्पोरेशन, ये एक ही नाम है, कॉन्सोलिडेटेड सॉल्वेंट एंड केमिकल कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल एट द रेट एप्लीकेबल टाइम टू टाइम, नॉट एट द रेट व्हेन रिफंड वाज ड्यू। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा जो भी प्रेजेंटली जो भी रेट चल रहा होगा उसी रेट में इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड के ऊपर, ना कि जब ड्यू हुआ था उस रेट में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। प्रेजेंटली करेंटली जो भी रेट चल रहा होगा उसी रेट में वो इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद है KSJ मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे वेदर इंटरेस्ट इज लाइबल टू बी पेड ऑन डिलेड रिफंड ऑफ स्पेशल काउंटर वैलिंग ड्यूटी एराइजिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या, अगर कोई भी रिफंड मिलता है स्पेशल काउंटर वैलिंग ड्यूटी, ऑब्वियसली अगर रिफंड मिलेगा कोई भी ड्यूटी है तो वहाँ पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, क्योंकि ड्यूटी अगर लेट में पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट अगर रिफंड अगर लेट में मिलेगा तो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट तो हमको मिलना चाहिए, तो मिलेगा। यहाँ पे परिमल राय, ये इंपॉर्टेंट है, फेमस है परिमल राय वाला। तो यहाँ पे लिमिटेशन वाला 1 ईयर जो लगता है कि एप्लीकेशन देने के लिए रिफंड के लिए, और जो भी रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स के लिए ये 1 ईयर का लिमिटेशन लगेगा क्या एप्लीकेशन फॉर रिफंड के लिए। तो यहाँ पे अगर रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स की वजह से अगर यहाँ पे वो अगर रिफंड मिलना चाहिए उसको, तो वहाँ पे उसको वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा क्या 1 ईयर के अंदर, जो लिमिटेशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जब रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की वजह से अगर वो कोई भी टैक्स पेमेंट कर देता है, तो वहाँ पे जैसे वो क्या कर रहा है, जैसे वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को जैसे कोई भी एडवांस में पेमेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट का वहाँ पे ड्यूटी आ जाएगा कि
उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, पैसा रिफंड देना पड़ेगा, तो वहाँ पे 1 ईयर का लिमिटेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिफंड ऑफ एनी ड्यूटी, गवर्नमेंट जो भी रिफंड करेगा। दी मनी मेनली रिसीव किया है गवर्नमेंट, मेनली मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एज, एक पर्सन वो मनी मिस्टेकली पेमेंट किया है अनदर पर्सन को, ठीक है। फिर दी अदर पर्सन का ओब्लिगेशन आ जाता है कि उसको रिपे करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से उसको रिपे करेगा, ठीक है। अगर सेड अमाउंट अगर वो पेड करता है मिस्टेकनली, तो वहाँ पे जो भी पेटिशनर मीन्स यहाँ पे जो पर्सन पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, लैटर इंस्टेंटली बिकम ए ट्रस्टी टू रिपे दैट अमाउंट। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन एक पर्सन है वो गवर्नमेंट को रॉन्ग क्लासिफिकेशन की वजह से पेमेंट कर देता है, तो यहाँ पे पेटिशनर बन जाएगा, ये जो ए बन जाएगा पेटिशनर, एंड गवर्नमेंट का यहाँ पे बन जाएगा ट्रस्टी, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, वही बोला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाएगा ट्रस्टी टू रिपे दी अमाउंट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट देयर फॉर अलाउड दी रिट एप्लीकेशन एंड डायरेक्टेड दी रेस्पोंडेंट जो कि डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट है, तो उसको रिफंड करने के लिए पेटिशनर को, तो वहाँ पे 1 ईयर का कोई भी लिमिटेशन नहीं लगेगा। उसके बाद है जे राज एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओसवाल आग्रो मिल्स लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जे राज एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ओसवाल आग्रो मिल्स लिमिटेड, दो केस है। वेदर रिफंड ऑफ बैंक गारंटी which was invoked by department due to non-fulfillment of export obligation. However, subsequently the export obligation was fulfilled and the exporter filed a refund claim of bank guarantee, but department rejected on the ground that it was time barred by, जो भी टाइम बैड हो गया है। तो यहाँ पे मेनली रिफंड मिल जाएगा क्या, बैंक गारंटी जो भी पेमेंट करता है, बैंक गारंटी जो डिपॉजिट करते हैं फॉर डिपार्टमेंट मेनली बैंक गारंटी एक्सपोर्ट के लिए लेता है, तो वहाँ पे वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वहाँ पे फुलफिल कर देता है, तो वहाँ पे बैंक गारंटी उसको मिल जाएगा। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट बोल रहा है कि वो टाइम जो लिमिटेशन है उसके अंदर वो रिफंड नहीं क्लेम किया है बैंक गारंटी के लिए, तो इसलिए उसको नहीं मिलेगा। मेनली 7 डेज के अंदर बैंक गारंटी जो भी डिपॉजिट किया है एप्लीकेशन देगा, तो उसका 7 डेज के अंदर डिपॉजिट जो भी किया है बैंक गारंटी उसको रिफंड कर देगा डिपार्टमेंट। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट बोल रहा है कि टाइम लिमिट के अंदर यहाँ पे वो अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए बैंक गारंटी नहीं मिलेगा। बैंक गारंटी कोई भी टैक्सेस नहीं है, वो मेनली एक देते हैं कि सिक्योरिटी के लिए देते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए देते हैं, तो इसलिए उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, बैंक गारंटी मिल जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट गलत है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट इंस्टेंस केस बताता है कि फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, वो उसको हम रिगार्ड नहीं करेंगे, पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो नहीं है, ठीक है, उसके लिए टाइम लिमिटेशन नहीं लगेगा रिटर्न के लिए। तो फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी ओनली एक सिक्योरिटी सेफगार्ड है जो कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए। तो सेक्शन नंबर 27 बोल रहा है कि रिफंड ऑफ ड्यूटी में मिलता है, बट बैंक गारंटी के लिए कोई भी यहाँ पे वो ड्यूटी नहीं है, तो इसलिए लिमिटेशन जो भी है टाइम है वो लिमिटेशन नहीं लगेगा यहाँ पे बैंक गारंटी के लिए, तो डिपार्टमेंट गलत है। तो यहाँ पे रिफंड चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं उसका क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो चलो चैप्टर नंबर 7 उसका रिवीजन खत्म हो गया है, रिफंड चैप्टर, अभी उसका क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आपका कस्टम का लास्ट चैप्टर है, उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा एफटीपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 26 है, ऑफ द कस्टम एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पेड इफ गुड्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या नॉट एज पर, अगर स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तो वहाँ पर रिफंड मिलेगा क्या। डिस्कस द कंडीशन गवर्निंग सच रिफंड इन ब्रीफ। तो आप कंडीशन बताइए जो भी गवर्निंग लॉ है, ठीक है। हमारा नोट से इसको रेफर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिया है। हमारा नोट्स आप रेफर कर लेना, वहाँ पे बहुत कम दिया है। सेक्शन नंबर 26A आप रेफर कर लेना है, ठीक है, सेक्शन नंबर 26A, तो आपका वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द रिलेवेंट डेट, आज पर सेक्शन नंबर 26 है, उसी का ही पार्ट है, बट यहाँ पे इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं ओनली। यहाँ पे रिलेवेंट डेट पूछा है क्या होगा फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। पहला है अगर गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया हो जाता है तो वहाँ पे रिलेवेंट डेट क्या रहेगा, जिस दिन एक्सपोर्ट ऑर्डर जो भी परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ ऑर्डर जब प्रॉपर ऑफिसर देता है उस दिन मानते हैं रिलेवेंट डेट। रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल अगर करता है तो जिस दिन रिलिंक्विशमेंट होगा, ठीक है, जिस दिन डेट ऑफ सच रिलिंक्विशमेंट। उसके बाद है डिस्ट्रॉय अगर हो जाता है, रेंडर वैल्यूलेस अगर हो जाएगा तो वहाँ पे जिस दिन डिस्ट्रक्शन होता है या रेंडरिंग वैल्यूलेस होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक्सप्लेन वेदर रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी अलाउड इन केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स के ऊपर रिफंड मिल जाएगा क्या। तो यहाँ पे रिफंड मेनली अलाउड नहीं होता है पेरिसेबल गुड्स के ऊपर, अगर उसका जो भी सेल्फ लाइफ अगर एक्सीड हो जाता है, ठीक है, सेल्फ लाइफ अगर एक्सीड हो जाता है या अगर वो स्टोरेज अगर हो जाता है जो भी बिफोर यूज पीरियड के बिफोर, अगर वो जो भी रिकमेंडेड स्टोरेज पीरियड से पहले अगर वहाँ पे वो क्या होता है रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड अगर चाहे तो वहाँ पे वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाकर वहाँ पे जो भी कंडीशन प्रेस्क्राइब होगा उसको मानकर जहाँ पे मिल सकता है पेरिसेबल गुड्स के ऊपर रिफंड मिल सकता है, बट नॉर्मली नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका जो भी सेल्फ लाइफ के बाहर नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि स्टेट ब्रीफली विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 27 वेदर द प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस ड्यूटी पेड ऑन कार इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट देखा जाएगा क्या, अगर कोई भी रिफंड मिलता है जो भी एक्सेस ड्यूटी पेड करते हैं, अगर कोई भी कार अगर इंपोर्टेड करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ पर्सनल यूज के लिए कोई भी अगर इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं देखा जाएगा, ठीक है, नहीं देखा जाएगा, नॉर्मल देखा जाता है, बट अगर पर्सनल पर्पज के लिए जहाँ पे होगा तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी अगर इंपोर्ट करता है जो भी पेमेंट करेगा रिफंड मिल जाएगा एंड वो क्रेडिट नहीं होगा। अगर अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं
लगेगा तो वहाँ पे एप्लीकेंट को मिल जाएगा। अगर अनजस्ट एंगेजमेंट लगता है तो वहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड को चला जाता है। बट इंडिविजुअल अगर पर्सनल पर्पज के लिए कोई भी इंपोर्ट करता है, अगर कोई भी कस्टम ड्यूटी पेमेंट करेगा तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा, नहीं जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन फॉर सबमिशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो रिफंड एप्लीकेशन के लिए जो भी यहाँ पे लिमिटेड पीरियड क्या रहता है, तो यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन मेनली 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रिलेवेंट डेट से मेनली यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट से यहाँ पे देना पड़ेगा, रिफंड के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये रिफंड अगर इंपोर्टर क्लेम करता है, ठीक है, रिफंड क्लेम अगर लॉज बाय इंपोर्टर, तो वहाँ पे ये कैलकुलेटेड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे रिलेवेंट डेट क्या रहेगा, जिस दिन ये डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। उसके बाद अगर यहाँ पे रिफंड क्लेम करता है बायर, तो वहाँ पे भी जिस दिन वो परचेज करता है उस दिन से रिफंड का जो 1 ईयर का लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे अगर गुड्स अगर एग्जेम्प्ट हो जाता है कोई भी एग्जामेशन की वजह से, तो वहाँ पे 1 ईयर कहाँ से काउंट होगा, डेट ऑफ सच एग्जामेशन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोविजनली यहाँ पे ड्यूटी पेमेंट करता है तो वहाँ पे जो 1 ईयर कहाँ से शुरू हो जाएगा, जब आफ्टर फाइनल असेसमेंट, जब एडजस्टमेंट होने के बाद जब आएगा ऑर्डर, तो वहाँ पे शुरू हो जाएगा 1 ईयर। उसके बाद अगर कोई भी जजमेंट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट अगर आता है, तो वहाँ पे जब जजमेंट या ऑर्डर आता है उस दिन से ये 1 ईयर काउंट हो जाएगा। ठीक है, 1 ईयर काउंट हो जाएगा। बट यहाँ पे जब ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे 1 ईयर का लिमिटेशन नहीं लगेगा। उसके बाद ये जो 1 ईयर का पीरियड यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे एक्स नहीं कर सकता है, ये जो 1 ईयर का पीरियड को बियॉन्ड जो भी मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर को यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, पावर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है कि आपका अधियासी से फर्निश करा है बैंक गारंटी to the department as required and imported capital goods at concessional rate of duty under authorization with export obligation but failed to complete the export obligation within the prescribed time। तो यहाँ पे आरसीसी क्या करा है, फर्निश करा है एक बैंक गारंटी टू द डिपार्टमेंट आज रिक्वायर्ड एंड इंपोर्ट करा है कैपिटल गुड्स एट कॉन्सेशनल रेट अंडर दी ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन। बट यहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कर पाता है एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन के तहत अगर कोई भी आप इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे उसको फुलफिल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वो फुलफिल नहीं कर पाता है। कॉन्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जो भी बैंक गारंटी था उसको वो रियलाइज करके जो भी ड्यूटी के साथ सेटअप कर देता है। सब्सिक्वेंटली आरसीसी क्या कर रहा है, ये जो एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन उसको फुलफिल कर देता है एंड डिपार्टमेंट भी उसको एक्सेप्ट कर देता है। उसके बाद आरसीसी यहाँ पे फाइल कर रहा है रिफंड के लिए। ठीक है, जो भी वो बैंक गारंटी डिपॉजिट किया था तो उसको रिफंड के लिए यहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है। बट डिपार्टमेंट यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर रहा है कि वो जो टाइम बार हो गया है, जो भी सेक्शन नंबर 27 में जो भी टाइम है उससे ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे उसको नहीं दे रहा है, बैंक गारंटी का रिफंड नहीं दे रहा है, क्योंकि टाइम से ज़्यादा हो गया है एप्लीकेशन का टाइम लिमिट। वो आज द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट करेक्ट होगा क्या एंड सपोर्ट ऑफ द केस लॉ, आप बताइए। तो एक जे राज करके एक केस लॉ था जहाँ पे मेनली रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लिमिट का लिमिट देखने पड़ेगा अगर रिफंड के लिए। नॉर्मल जो बैंक गारंटी देते हैं ना, वो मेनली कोई भी टैक्स नहीं है, वो मेनली एक उसको देते हैं, क्या बोलते हैं, एक सिक्योरिटी के लिए देते हैं। ठीक है, एक सिक्योरिटी के लिए, रेवेन्यू ऑफ इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे देते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो वो कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज़ नहीं है। तो इसलिए बैंक गारंटी के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है जब वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट गलत है, टाइम लिमिट नहीं लगेगा बैंक गारंटी के लिए, तो उसको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, जेराज करके यहाँ पे जेराज एक्सपोर्ट, ठीक है, जेराज एक्सपोर्ट्स के, तो वहाँ पे ओनली रिफंड ऑफ ड्यूटी के लिए लगता है टाइम लिमिट। ठीक है, एंड अदर के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा उसको। ठीक है, डिपार्टमेंट को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नॉट मीन्स जो भी इंपोर्टर को मिल जाएगा एंड डिपार्टमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि XYZ लिमिटेड इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल गुड्स एंड यूज कर रहा है फैक्ट्री में टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल के लिए उसको यूज कर रहा है। ओपन डिस्कवरी ऑफ एन एरर बाय व्हिच एक्सेस इंपोर्ट ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन द कैपिटल गुड्स इट फाइल्ड ए क्लेम ऑफ रिफंड। तो यहाँ पे वो जब पता चलता है उसको एरर है जहाँ पे वो एक्सेस इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर दिया था जो भी कैपिटल गुड्स के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, एंड वो क्लेम कर रहा है रिफंड के लिए। As regards to unjust enrichment, it contended that the capital goods were not sold. Hence, the principles of unjust enrichment not applied to the refund of import duty paid on capital goods, and that in case of price of the finished goods manufactured in the factory remained the same before and after the import and installation of the capital goods, which is sufficient proof to establish that duty burden not passed नहीं किया है। Examine the merits of this contention with support case law। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो आरसीसी एक, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या दिया है, आरसीसी एक इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर वो ज़्यादा पेमेंट कर दिया था इंपोर्ट ड्यूटी, बाद में उसको पता चलता है तो इसलिए वो रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। बट वहाँ पे जो एक अनजस्ट एनरिचमेंट हमको देखना पड़ता है, तो वहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट मेरे ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो कैपिटल गुड्स यहाँ पे परचेज किया हूँ उसको सेल नहीं किया हूँ, मेरे पास ही है, तो इसलिए मेरे पास अनजस्ट एनरिचमेंट रहेगा। उसके बाद जो प्राइस उस जो कैपिटल गुड्स से जो भी मैं प्रोडक्ट बनाया हूँ उसको जो भी सेल किया हूँ, कैपिटल गुड्स से पहले जो भी प्राइस चार्ज कर रहा था कस्टमर से, वही प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ कैपिटल गुड्स खरीदने के बाद। तो यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी जो भी इंसिडेंस ऑफ बर्डन वो मैं पासन नहीं किया हूँ, मेरे पास है
कोइंसिडेंस है, ठीक है, अनजस्ट अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसलिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को रिफंड मिलना चाहिए। तो आप बताइए मिलेगा क्या? तो SRF एक लिमिटेड है, तो वहाँ पे केस लॉ था जहाँ पे ये कैपिटल गुड्स परचेज करके लाया है, इंपोर्ट करके लाया है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा पेमेंट किया है, बट वो जो कैपिटल गुड्स मीन्स जो भी मशीनरी से जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको सेल कर दिया है, मीन्स उसका जो भी टैक्स एलिमेंट वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया होगा, ऑब्वियसली चार्ज किया होगा। तो चार्ज किया है तो बर्डन पास ऑन कर दिया है, टैक्स का बर्डन पास ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे अनजस्ट एंगेजमेंट लग जाएगा एंड उसको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी वो प्रोडक्ट बनाया है वो मशीनरी से, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर तो वो जो भी टैक्सेस है वो मेनली पास ऑन कर दिया है, ठीक है, तो वो पास ऑन कर दिया है मीन्स यहाँ पे बर्डन भी वो पास ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्टेंशन ऑफ दी XYZ वो लाइबल टू बी रिजेक्टेड मीन्स वो सही नहीं है, ठीक है। चलो मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे वर्ड्स को आप ध्यान दीजिए, उसको ही आपको लिखना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द मिनिमम मॉनिटरी लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर कस्टम लॉ बिलो व्हिच नो रिफंड ग्रांटेड। तो 100 से अगर कम रिफंड होगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मॉनिटरी जो लिमिट है मिनिमम वो है 100, ठीक है। उसके चलते हैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अक्मी सेल्स वो इंपोर्ट कर रहा है विच एज प्रोविजनली असेस एंड पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दैट डिपार्टमेंट वाज कैरिंग आउट। तो यहाँ पे वो अक्मी सेल्स ये इंपोर्ट कर रहा है प्रोविजनली एंड वो असेस कर रहा है प्रोविजनली एंड वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। उसके बाद डिपार्टमेंट वो इंक्वायरी नहीं किया है। ओपन कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन द असेसमेंट वे आर फाइनलाइज एंड अक्मी सेल्स आस्क टू पे 12 लाख व्हिच इज पेड। तो यहाँ पे जब कंप्लीशन हो जाता है वेरिफिकेशन तो वहाँ पे फाइनलाइजेशन होने के बाद जो भी वेरिफिकेशन वो अक्मी सेल को बोल रहे हैं कि आपको 12 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ open detailed scrutiny of the verification report taking legal opinion it acme cells filed a claim for refund of 8 lakh on the ground that the differential amount is 4 lakh only and that there were factual error in the verification report। तो यहाँ पे जब 6 महीने के बाद जब वो बहुत सारा वहाँ पे वेरिफिकेशन किया, रिपोर्ट किया, उसके बाद बहुत सारा लीगल ओपिनियन लिया, तो वहाँ पे पता चलता है कि वो रिफंड के लिए 8 लाख के लिए एलिजिबल हो जाता है। ओनली 4 लाख का टैक्स है बट 8 लाख के लिए वो रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो कि फैक्चुअल एरर है, तो इसलिए वो रिफंड एप्लीकेशन दे दिया है। तो वाज दिस इज द करेक्ट मोड ऑफ रिड्रेसल फॉर acme cells। तो यहाँ पे जो भी acme cells किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम, क्या होगा जो भी वो क्लेम किया है वो आउटकम क्या रहेगा, लाइकली आउटकम। डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉ। तो यहाँ पे डिसाइडेड केस लॉ के बेसिस में आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक केस लॉ था प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आरसीसी ऑलरेडी जो भी ड्यूटी असेस हो चुका है, असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है एंड आरसीसी ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ पे जो भी पैसा दे चुका है, तो वहाँ पे उसको रिव्यू मीन्स अपील में उसको हरा सकता है। अगर आरसीसी को लगता है कि वो ज़्यादा पेमेंट कर दिया है तो वहाँ पे उसको रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है, कि अपील फाइल कर सकता है। तो वहाँ पे जाकर वो जो भी असेसमेंट ऑर्डर है उसको रिव्यू करा सकता है एंड अगर वो एलिजिबल होगा रिफंड तो रिफंड मिलेगा। बट यहाँ पे आरसीसी क्या किया है कि ओनली वो एक अपील फाइल नहीं किया है, ओनली वो रिफंड क्लेम कर दिया है। तो रिफंड क्लेम करने से कुछ नहीं होगा, उसको दो यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। पहले तो उसको अपील फाइल करना पड़ेगा हायर अथॉरिटीज़ के पास, उसके बाद उसको जाकर रिफंड फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही रिफंड फाइल करने से नहीं मिलेगा, पहले उसको अपील फाइल करना पड़ेगा एंड रिव्यू करना पड़ेगा जो भी ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है, उसके बाद वो यहाँ पे रिफंड के लिए एप्लीकेशन पास कर सकता है। ओनली वो जो बोल रहा है कि ओनली वो एक रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो गलत है, उसको दो यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों फाइल करना पड़ेगा। ये डिसाइडेड केस लॉ है, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफंड क्लेम इज नॉट परमिसिबल फॉर ऑल दिस रीजन। तो यहाँ पे परमिसिबल नहीं होगा क्योंकि वो अभी तक अपील फाइल नहीं किया है फॉर रिव्यू ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे दिया कि ऋषभ ट्रेडर वो एंगेज है ट्रेडिंग ऑफ कास्ट आयरन मोल्ड में है एंड ये इंपोर्ट कर रहा है 600 यूनिट ऑफ कास्ट आयरन मोल्ड इन 2 कंसाइनमेंट, 200 एक कंसाइनमेंट में 200 यूनिट्स एंड दूसरा कंसाइनमेंट में 400 यूनिट वो मेनली 1500 करके पर यूनिट वो मेनली इंपोर्ट कर रहा है। कस्टम ड्यूटी भी वो पेड कर रहा है 250 पर यूनिट कस्टम ड्यूटी एंड ऋषभ ट्रेडर वो सेल कर रहा है 2030 रुपीज़ पर यूनिट में सोल्ड कर रहा है आफ्टर प्रॉफिट आर करने के बाद 280। तो यहाँ पे टोटल वो उसका प्राइस है कितना 1500 है। 1500 के बाद उसके साथ वो जो भी कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया है 250 उसको ऐड किया है, प्लस यहाँ पे उसका प्रॉफिट रखा है 280 है, उसको भी वो ऐड किया है, तो टोटल यहाँ पे वो सेल कर रहा है 2030 रुपीज़ में सेल कर रहा है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेलिंग, आफ्टर 1 मंथ ऑफ द सेलिंग एंटायर कंसाइनमेंट ऑफ कास्ट आयरन मोल्ड ऋषभ ट्रेडर फाउंड दैट देयर हैड बीन एक एरर इन पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन व्हिच ड्यूटी और द कंसाइनमेंट 200 यूनिट्स वाज पेड आज इफ इट वाज 400 यूनिट। तो यहाँ पे जब वो सेल कर देता है एंटायर जो भी यहाँ पे 600 यूनिट्स जब सेल कर देता है उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो 200 यूनिट्स, एक यहाँ पे 2 यूनिट सेल किया था, एक 400 एक 200, जो 200 यहाँ पे वो जो भी यहाँ पे यूनिट इंपोर्ट किया था उसके ऊपर वो टैक्स दे दिया है आज इफ 400 मानकर वो टैक्स दे दिया है, 400 यूनिट मानकर यहाँ पे टैक्स दे दिया है। मीन्स ये ज़्यादा जो भी एक्सेस 200 यूनिट का टैक्स वो ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, एक्सेस 200 यूनिट्स के ऊपर वो ज़्यादा कस्टम ड्यूटी दे दिया है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद रिजल्टिंग इन एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, ड्यूटी कितना ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, ये 200 यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा पेमेंट कर दिया है एंड ड्यूटी है 250 रुपीज़, तो यहाँ पे 50,000 का ज़्यादा यहाँ पे ड्यूटीज पेमेंट कर दिया है। उसके बाद रिजर्व ट्रेडर वो फाइल करा है कि एप्लीकेशन फॉर रिफंड 50,000 के लिए यहाँ पे फाइल करा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर जी अनजस्ट एनरिचमेंट अट्रैक्ट होगा क्या, तो यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट अट्रैक्ट होगा क्या, तो यहाँ पे अगर देखेंगे रिजर्व ट्रेडर ऑलरेडी सेल कर दिया है, ठीक है, सेल कर दिया है, टोटल 600 यूनिट सेल कर दिया है, बट यहाँ पे जो सोल्ड किया है 600 यूनिट उसमें से उसका जो भी जो भी बर्डन है वो ऑलरेडी पास ऑन कर दिया है किसके पास, जो कस्टमर के पास पास ऑन कर दिया है, जो भी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके सेल कर दिया है। बट यहाँ पे जो दिक्कत वाला बात है कि यहाँ पे ये टोटल 600 यूनिट सोल्ड किया है, अगर देखें 600 यूनिट सोल्ड किया है, बट यहाँ पे वो टैक्स दिया है 800 यूनिट के ऊपर, मीन्स वो टैक्स ही ज़्यादा दे दिया है गलती से, एंड जो भी 200 यूनिट का जो टैक्स वो ज़्यादा दिया है उसका चार्ज वो नहीं किया है। चार्ज क्यों करेगा, क्योंकि वो ओनली उसका ही मिस्टेक है कि वो ज़्यादा पेमेंट कर दिया है 200 यूनिट को 400 यूनिट मानकर ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया है। एंड यहाँ पे जो भी वो 600 यूनिट सोल्ड किया है, ना कि वो 800 यूनिट सोल्ड नहीं किया है, क्योंकि उसके पास 600 यूनिट ही है, तो 600 यूनिट को ही सोल्ड करेगा ना, 800 यूनिट को तो सोल्ड नहीं करेगा, तो 200 यूनिट का ओनली वो टैक्स पेमेंट किया है। एंड वो भी टैक्स पेमेंट किया है जब वो होम कंजम्पशन के लिए जब क्लियर नहीं हुआ था तभी वो टैक्स पेमेंट करता है, मीन्स यहाँ पे कोई भी कस्टमर के पास पास ऑन नहीं हो रहा है, 200 यूनिट उसके पास ही है, ठीक है, उसके पास ही है, क्योंकि वो ज़्यादा ही, जो कि यहाँ पे 200 यूनिट का कोई भी मौजूद ही नहीं है, बट वो ओनली टैक्स पेमेंट कर देता है, तो इसलिए 200 यूनिट का जो भी पास ऑन नहीं किया है वो ओनली टैक्स पेमेंट किया है गलती से, एंड कस्टमर के पास कोई भी पास ऑन नहीं किया है, तो यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा, उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, उसको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3 कॉन्साइनमेंट है, ठीक है, 3 कॉन्साइनमेंट है, तो टोटल 1000 यूनिट्स है, उसका जो भी अमाउंट है 1150 है, उसका कस्टम ड्यूटी 250 पेमेंट करा है, प्रॉफिट मार्जिन 350 ऐड करा है, तो 1750 में सोल्ड करा है। तो यहाँ पे ये जो 200 यूनिट को 400 यूनिट मानकर उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, 400 यूनिट मानकर ज़्यादा टैक्स दे दिया है, तो यहाँ पे 50,000 का वो ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, तो रिफंड उसको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या दिया है, वुड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड एप्लीकेबल टू रिफंड ऑफ अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूटी पेड ट्वाइस अंडर मिस्टेक ब्रीफली डिस्कस दी विद द रेफरेंस टू द लीगल प्रोविजन एंड केस लॉ। तो यहाँ पे अगर हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे लगेगा क्या, अगर वो जो भी अमाउंट ऑफ ड्यूटी अगर ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं, ट्वाइस अगर पेमेंट कर देते हैं गलती से, तो उसके लिए जो भी रिफंड एप्लीकेशन देंगे तो उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड है क्या, नहीं है, टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका जब हम परिमल राय का जो भी केस लॉ था, तो वहाँ पे अगर ड्यूटी अगर वो ज़्यादा ट्वाइस अगर पेमेंट कर देता है, तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे कोई पर्सन गलती से दूसरा पर्सन को वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पेटिशनर जो भी वो मेनली केस करता है, यहाँ पे जो आरसीसी जो पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, तो वो गलती से दे दिया है, जो भी ड्यूटी है गलती से जो दिया होगा ड्यूटी, तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि वो रिटर्न करने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगेगा अगर गलती से ट्वाइस अगर दे देता है, ठीक है। परिमल राय का केस है, तो इसलिए यहाँ पे लिमिटेशन नहीं लगेगा, 1 ईयर नॉट अप्लाई, जो भी मिस्टेकली दे दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है कि briefly explain whether interest is paid to the applicant in case of delay of refund by custom authorities। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, अगर डिले में यहाँ पे रिफंड देता है जो भी गवर्नमेंट किसको, कस्टमर को। इफ यस एक्सप्लेन द पीरियड ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे एक्सप्लेन द पीरियड फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे रिफंड जो भी होता है उसको 3 मंथ के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है, यस, रिफंड जो भी आता है उसको 3 मंथ के अंदर देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है एप्लीकेशन का 3 मंथ के अंदर अगर वो रिफंड नहीं देता है, एंड आपका जीएसटी में 60 डेज अगर नहीं देता है, तो वहाँ पे मेनली गवर्नमेंट मेनली वो इंटरेस्ट फिक्स किया है कि 5% से 30% तक, बट एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था कि इंटरेस्ट रेट मेनली 6% वो देगा 3 मंथ जब एक्सपायरी होगा, ठीक है, जब 3 मंथ एक्सपायरी होगा उसका नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ जब रिफंड एक्चुअली हो रहा है, तो उस पीरियड के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि मेसर्स हिल इंपोर्ट्स वो कॉपर कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर से ये मेनली इंपोर्ट कर रहा है कॉपर कॉन्सेंट्रेट। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट द सेलर इशू ए प्रोविजनल इनवॉइस एंड द गुड्स आर प्रोविजनल एसेस हो रहा है अंडर सेक्शन नंबर 80 ऑफ द कस्टम एक्ट। तो यहाँ पे जब वो प्रोविजनल एसेस हो रहा है, तो वहाँ पे वो प्रोविजनल इनवॉइस इशू कर रहा है फॉर रिफंड के लिए बेस्ड ऑन द इनवॉइस। व्हेन द फाइनल इनवॉइस रेज होता है बेस्ड ऑन द प्राइस प्रिवेलेंट in the London Metal Exchange on a predetermined date as agreed in the contract between buyer and seller। तो यहाँ पे जब फाइनल इनवॉइस रेज होता है, तो वहाँ पे बेस्ड ऑन दी जो भी प्राइस है लंडन मेटल एक्सचेंज है, उस प्राइस के बेसिस में यहाँ पे एग्रीड होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, एंड असेसमेंट फाइनलाइज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस इन सच इनवॉइस। जो भी इनवॉइस वहाँ पे लंडन मेटल एक्सचेंज के प्राइस के बेसिस में जो भी इनवॉइस इशू हो रहा है, उसी बेसिस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर, एंड वहाँ पे वो फाइनलाइज भी हो जाता है, ठीक है, फाइनलाइज भी हो जाता है। उसके बाद मेसर्स हिल हैज फाइल ए रिफंड क्लेम, यहाँ पे मेसर्स हिल यहाँ पे फाइल करा है रिफंड क्लेम आउट ऑफ द फाइनलाइजेशन ऑफ द बिल ऑफ एंट्री बाय द अथॉरिटीज। डिपार्टमेंट हाउएवर रिजेक्ट करा है रिफंड क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट अनजस्ट एनरिचमेंट
के वजह से यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। डिस्कस वेदर द एक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट देखना पड़ेगा कहाँ पे आपका, जब प्रोविजनल असेसमेंट मिलता है, जब वो फाइनलाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट लगता है। एंड यहाँ पे इफ एनी अमाउंट इज फाउंड टू बी रिफंडेबल आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, तो वहाँ पे रिफंड मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी बेनिफिट है, जो भी टैक्स का इंसिडेंस या बेनिफिट मैं पास ऑन नहीं किया हूँ, मेरे पास है इंसिडेंस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ दिखाना पड़ेगा, बट एब्सेंस अगर प्रूफ नहीं दिखा पाता है तो वहाँ पे मानेंगे जैसे वो पास ऑन नहीं किया है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, डिपार्टमेंट एक्शन विल बी करेक्ट इफ हिल लिमिटेड, अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है एविडेंस ऑफ बर्डन जो भी पास किया है, अगर उसका एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो वहाँ पे मानेंगे जैसे वो इंसिडेंस पास नहीं किया है एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट करेक्ट है। अगर वो प्रूफ दिखा देता है तो वहाँ पे मानेंगे कि वो सही है, डिपार्टमेंट गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंगेजमेंट विथ रेफर टू दी रिफंड ऑफ ड्यूटी के लिए अनजस्ट एंगेजमेंट आपको समझाना पड़ेगा क्या है। तो यहाँ पे मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है, जो भी पर्सन पेमेंट करता है वो मेनली इंसिडेंस क्या कर देता है, पास ऑन कर देता है नॉर्मली जो भी बायर या कस्टमर के पास। तो इंपोर्टर वहाँ पे क्या करता है, वो कस्टम ड्यूटी जो भी पेमेंट करता है तो वहाँ पे, या एक्सपोर्टर अगर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, पेमेंट करेगा। बट अगर वो रिकवर करता है बायर, मीन्स अगर एक्सेस पेमेंट कर देता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मेनली रिफंड का सिचुएशन एराइज होगा। तो जब एराइज होगा तो वहाँ पे इंसिडेंस या बर्डन ऑफ द ड्यूटी वो मेनली ऑलरेडी पास ऑन किया होगा किसके पास, जो भी जिससे वो कलेक्ट कर रहा है, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जिससे वो कलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हमारे जैसे आपके जैसे पर्सन से वो कलेक्ट कर चुका होगा जो भी टैक्सेस है। ठीक है, उसके बाद है इफ़ द इंपोर्टर या एक्सपोर्टर अगर क्लेम करता है रिफंड के लिए, जो भी एक्सेस पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को, तो उसको बोलते हैं अगर वो दोबारा उसको मिल जाएगा, मीन्स एक तो वो तो टैक्स पेमेंट नहीं किया है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, वो मेनली कलेक्ट कर रहा है किससे, जो भी कस्टमर से, एंड दोबारा उसको अगर मिल जाएगा जो भी रिफंड, तो वहाँ पे बन जाएगा क्या, जैसे हम एक पर्सन को एनरिच करा रहे हैं, मीन्स 2 बार उसको टैक्स का बेनिफिट देकर हम एनरिच करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि हाँ वो एनरिच हो रहा है हिमसेल्फ आज कलेक्टेड ड्यूटी फ्रॉम द कस्टमर। तो इसलिए यहाँ पे रिफंड फ्रॉम दी जो भी ड्यूटी है तो वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि बेनिफिट सही से वो जो भी मिल रहा है उसको मिल रहा है या अनजस्ट एनरिचमेंट हो रहा है कि, तो सच एनरिचमेंट को हम बोलते हैं कि अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इम्प्लाइज दैट नो पर्सन को हम एनरिच नहीं करेंगे, एक पर्सन को हम दोबारा रीच नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं एनरिच। ठीक है, दोबारा अगर रीच बनेगा तो उसको बोलते हैं एनरिच, क्योंकि ये तो एक में टैक्स जो भी पेमेंट करेगा वो कलेक्ट कर देगा कस्टमर या बायर से, दोबारा अगर उसको रिफंड मिलेगा, एक तो वो टैक्स नहीं पेमेंट किया है एंड गवर्नमेंट अगर उसको दे देगा रिफंड तो दोबारा उसको मिल जाएगा बेनिफिट, तो इसलिए एक पर्सन को अगर और एक बार बेनिफिट कराएंगे तो उसको बोलते हैं एनरिच। ठीक है, तो इसलिए जो भी एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्यूटी है तो वहाँ पे ओनली जो भी पर्सन बॉर्न किया है बर्डन उसको मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी उसको मिलता है। एंड अगर यहाँ पे व्हेन द पर्सन हु अप्लाइज फॉर रिफंड के लिए इज नॉट द पर्सन हु बॉर्न द बर्डन ऑफ द ड्यूटी, द रिफंड किसके पास जाएगा, तो वहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, तो इसलिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड है। अगर वो बेनिफिट अगर पासन नहीं किया होगा तो वहाँ पे चला जाएगा, मीन्स पासन अगर कर दिया होगा तो वहाँ पे चला जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को, अगर बेनिफिट पासन नहीं किया होगा तो वहाँ पे रिफंड उसको मिल जाएगा। ठीक, बट एक सेक्शन नंबर 28 डी है कि जहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं कि मेनली वो बेनिफिट पास ऑन नहीं किया है, इंसिडेंट अपने पास रखा है, तो उसको रिफंड मिल जाता है। बट अगर ऑनलेस अगर कॉन्ट्ररी प्रूफ, अगर अलग कोई भी कॉन्ट्ररी अगर प्रूव होगा तो वो तो अलग बात है। बट नॉर्मली हम 28 डी में होता है कि प्रोविजन होता है कि हम मानते हैं जैसे वो बेनिफिट अपने पास जो भी इंसिडेंस है वो पास ऑन नहीं किया है, अपने पास रखा है, तो रिफंड उसको मिल जाता है। ठीक है, यही मानते हैं। तो यहाँ पे आपका रिफंड चैप्टर खत्म हो जाता है एंड कस्टम पूरा खत्म हो जाता है। एंड आज का क्लास भी यही खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसको इमीडिएटली जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड आपको लाइक करना है एंड कमेंट करना है। जो भी अच्छे लगे बुरा लगे कमेंट करना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो भी कमेंट करिए, जिससे हम भी आपका कमेंट बॉक्स में देखकर आपको भी रिप्लाई दे सकते हैं एंड आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।